Good afternoon, friends. Good afternoon, everyone. So, in theoretical distribution, that is probability distribution, we have completed up to point number 36 yesterday. Correct है ना? Point number 36 तक हमने complete किया था. 37 onwards हम complete करेंगे. Hopefully आज के लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. चलेगा? तो 5 coins are tossed 512 times. Okay. फाइंड आउट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ फॉर्मूले एक्सप्लेन करने के लिए, फॉर्मूले प्रूव करने के लिए क्वेश्चन लिया है. फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग 0 1 2 3 4 5 हेड्स. also find mean SD and variance of the distribution. mean SD and variance of the distribution है ना. बहुत सारा स्पेस लिखने के लिए नीचे. ओके कितने क्या लिखा है? 5 coins are tossed 512 times. तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं बोलो बच्चों? 0 1 2 0 1 2 3 देन 4 5. कितने भी हेड्स हो सकते हैं? यस और नो? इसका सबका फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी पूछा है ना आपको. चलो एक मिनट इधर स्क्रीन पे अच्छे से देखो पहले, क्या क्या मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्या क्या कॉलम्स बना रहा हूँ, वो देखो पहले अच्छे से. क्या बोला है? फाइंड आउट द, क्या पूछा है पहला क्वेश्चन? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 हेड्स 1 हेड्स 2 हेड्स, सबका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछा है ना. तो लेटर से x इज नंबर ऑफ हेड्स. x क्या है? x इज नंबर ऑफ हेड्स. x इज नंबर ऑफ हेड्स. तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x. क्या फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ x. x नंबर ऑफ हेड्स है. n कितना है बोलो यहाँ पे? 5. p कितना होगा? 1. q कितना होगा? 1/2. एंड कैपिटल n क्या होगा? 512. कैपिटल N 512 है कि नहीं? तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x मिल जाएगा क्या अपने को? प्रोबेबिलिटी ऑफ x मिल जाएगा क्या हर एक केस में? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ x भी मिलेगा बच्चों. क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ x भी मिल जाएगा ना. कैसे मिलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ x बोलो? कैपिटल N इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज फ्रीक्वेंसी ऑफ x. कैपिटल N इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x. करेक्ट है. अब बोलो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स. इसका क्या आंसर रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स बोलो. 5c0 1/2 का पावर 0 इंटू 1/2 का पावर 5. चलो लिख रहे हो क्या आप मेरे साथ? देखिए तो सबसे पहले तो आप ये लिख देना ऊपर, x इज नंबर ऑफ हेड्स, n 5, राइट, p 1/2, q 1/2, कैपिटल N 512. ये टेबल बनाया क्या आपने? चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ x 5c0 1/2 का पावर 0 1/2 का पावर 5. सही लिखा क्या मैंने? तो टेल में आंसर क्या आता है? 1/32. 1/32 आता है कि नहीं आंसर? तो 1/32 प्रोबेबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी है बच्चों? प्रोबेबिलिटी है. करेक्ट है. तो 1/32 इंटू 512. 1/32 इंटू 512 कितना आता है? 16. तो टेल में इज इट 512 इंटू 1/32 वेदर 16 इज द फ्रीक्वेंसी? वेदर 16 इज द फ्रीक्वेंसी. चलो वैसे ही आप 1 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों कंप्लीट करेंगे क्या? 5c1 1/2 का पावर 1 इंटू 1/2 का पावर 4. टेल मी इज इट 5/32? इज इट 5/32? एंड 512 इंटू 5/32 इज इक्वल टू कितना आता है? 80. तो 80 इज द फ्रीक्वेंसी. 80 इज द फ्रीक्वेंसी. समझा क्या? ओके देन बोलो 5c2 1/2 का पावर 2 इंटू 1/2 का पावर 3. टेल मी इज इट 10/32? तो 512 इंटू 10/32 का आंसर इज 160. का आंसर इज 160. देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स बोलो बच्चों? 5c3 1/2 का पावर 3 इंटू 1/2 का पावर 2. टेल मी वेदर आंसर इज 10/32? इज इट 10/32? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 512 इंटू 10/32. आंसर इज 160. आंसर इज 160. देन what is probability of getting 4 heads? 5c4 1/2 का पावर 4 इंटू 1/2 का पावर 1. टेल मी वेदर आंसर इज 5/32? तो 512 इंटू 5/32 वेदर आंसर इज 80. एंड लास्ट इज 5c5 1/2 का पावर 5 इंटू 1/2 का पावर 0. आंसर इज 1/32. तो 512 इंटू 1/32 आंसर इज 16. तो अब बताओ 0 हेड्स 1 हेड्स 2 हेड्स 3 हेड्स 4 हेड्स 5 हेड्स सबका हमने प्रोबेबिलिटी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी फाइंड किया. ये क्या एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था क्या?
8-10 क्वेश्चन हो गए ना इसमें। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हेड, 2 हेड, 0 हेड, 4 हेड, 5 हेड। सब हो गए कि नहीं यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी हो गया। एक काम करो, फ्रीक्वेंसी का समेशन बताओ कितना है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली 512, सबको पता है ना यार, 512 का ही बाइफर्केशन था ना ये। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 है कि नहीं? यस और नो? चलो बताओ क्या क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग 0 1 2 3 4 5 हेड्स बोला था हमने। प्रोबेबिलिटी अलग से लिखा, एंड फ्रीक्वेंसी अलग से लिखा, करेक्ट है। अल्सो फाइंड द मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे पूछा है। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? चलो मुझे बताओ एक्स के एक बार और वैल्यूज बताओ मुझे, एक्स की वैल्यूज क्या क्या थे? 0 1 2 3 4 5, एक्स की वैल्यू थे क्या? अच्छा मुझे फ्रीक्वेंसी क्या क्या आई थी बताओ। 0 का फ्रीक्वेंसी कितना था? 16, देन 80, देन 160, 160, 80, 16। ये फ्रीक्वेंसी था क्या? ये फ्रीक्वेंसी था क्या? अच्छा एक काम करो, अब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू बताओगे क्या? 0 1 4 9 16 25। अब देखो एक मिनट, मुझे ना बच्चों एफ एक्स का समेशन बताओ। किसका? एफ एक्स का समेशन बताओ, एंड एफ इंटू एक्स स्क्वेयर का समेशन बताओ। शायद आपको समझा होगा मैं क्यों समेशन मांग रहा हूं आपसे। एफ एक्स का समेशन एंड एफ एक्स स्क्वेयर का समेशन बताओगे क्या? अच्छा मुझे बताओ ये एक्स एंड फ्रीक्वेंसी कहां से लाया मैंने? ऐसे ही मर्जी, अपनी मर्जी से लिख दिया क्या? ऊपर जो आया है टेबल वहां से लाया ना यार ये एक्स एंड फ्रीक्वेंसी, समझा क्या? फाइंड किया है कि नहीं बायनॉमियल थ्योरम से ये सब? अच्छा ये टेबल कंप्लीट किया गया? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, ये सबका कंप्लीट बोलो मुंह खोल के, ये हुआ है सबका सॉल्व? हाँ चलो, एक्स एंड फ्रीक्वेंसी लिखा है मैंने यहाँ पे। एंड आप क्या क्या समेशन बताओगे, समझ रहे हैं ना? क्या क्या बताओगे आप मुझे? एफ एक्स का समेशन बताओ और एफ एक्स स्क्वेयर का समेशन बताओ। चलो एफ एक्स का समेशन बताओ, कितना? 1280। फ्रीक्वेंसी का टोटल 512 था, एंड एफ इंटू एक्स स्क्वेयर का समेशन बताओ। एफ इंटू एक्स स्क्वेयर 3840, पक्का क्या? 3840, ध्यान दे रहे हो? चलो यहां तक लिखो और अभी सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। यहां तक लिखे क्या आप बताओ मुझे, लिखे? चलो अभी काम करो, मुझे मीन का फॉर्मूला बताओ फ्रॉम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। एंड अगर ये पानी, अगर ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो ये पानी ले लो, इतना काफ़ी है। उधर थोड़ा डाल दो और पानी डूब के जान दे दो, जान नहीं गई तो फिर मुझे बताओ। ये फॉर्मूला याद है क्या? तो बोलो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है? 1280। एंड भाई मजाक कर रहा हूँ ये मैं, नहीं तो भाई बाद में कोई तो बोलेगा ऐसे कैसे, ऐसे कैसे टीचर, ठीक है? 1280 डिवाइड बाय 512 इज 2.50। तो मीन 2.50 आया क्या? चलो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से बताओ। समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस एक्स बार का स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है क्या? चलो बोलो समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर कितना आया था? 3840 डिवाइडेड बाय 512 माइनस 2.50 का स्क्वेयर, सही है क्या? तो बोलो 3840 डिवाइड बाय 512 मेमोरी प्लस 2.50 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल का स्क्वायर रूट कितना आया? सॉरी मेमोरी रिकॉल पहले वो कितना है बताओ? 1.25। 1.25 आया क्या? 1.25 क्या था ये? वेरिएंस। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा? अंडर रूट 1.25 आएगा कि नहीं? 1.25 का स्क्वायर रूट, वेदर आंसर इज 1.118033, ऐसा कुछ है क्या? चलो प्लीज ध्यान दो बच्चों यहाँ पे, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड से हमने मीन फाइंड किया, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड किया, वेरिएंस फाइंड किया, समझा या नहीं? बट हमने पूरा वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन के फॉर्मूले यूज किया ना। बताओ अगर इसका मीन पूछा होता तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था मीन का, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, एक जगह लिख चुके हैं, कल लिख चुके हैं कि नहीं? क्या फॉर्मूला था मीन का? एन पी। बोलो एन कितना था? 5। पी कितना था? 1/2, तो 2.50। आपने बोलना चाहिए था मुझे कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला इतना क्यों कर रहे हो। यस और नो? आप बोलते तो भी मैं कर ही लेता ये, क्योंकि मुझे प्रूव करना था कि दोनों से वो सेम आंसर आता है, समझा या नहीं? पर आपने बोला क्या मुझे? आपने बोलना चाहिए था ना मुझे कि सर इतना क्यों कर रहे हो, मीन का फॉर्मूला है अपने पास एन पी। यस और नो?
वेरिएंस का भी फॉर्मूला है, अब तो बोलो कम से कम, बोलो सर आपने ये इतना बहुत लेंदी किया है, बोलना चाहिए कि नहीं आपने। तो एन कितना था बोलो 5, पी कितना था 1/2, क्यू कितना था 1/2, तो आंसर क्या है 1.25। देखो वेरिएंस आया 1.25, एंड 1.25 का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तो सबको पता है। तो अब बताओ ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, समझा क्या इसका फॉर्मूला, मुझे मीन इज इक्वल टू एन पी, वेरियंस इज इक्वल टू एन पी क्यू, तो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कल मैंने बायनोमियल के सारे 17-18 पॉइंट एक जगह पे लिख के भी दिया है आपको। आई एम श्योर आपने घर जाके पढ़े रहेंगे हो, क्योंकि आपको लगा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आज के आज रिविजन करना चाहिए, एंड ऐसा लगता है आपने तुरंत वो खोल के पढ़ा रहेगा, है ना, बराबर है कि नहीं, ऐसा आपको लगा और ऐसा ख्याल आते ही आपने सोचा कि अब भी ओपन करता हूँ बाद में मैं भूल जाऊंगा, है ना, अब तुरंत पढ़ा आपने वो, करेक्ट है ना। तो क्या फॉर्मूला था मीन का, एन पी वेरियंस, एन पी क्यू, वेरियंस इज एन पी क्यू, करेक्ट है। तो ये एक्स फ्रीक्वेंसी, एक्स स्क्वायर के वैल्यूज, एफ एक्स का समेशन, एफ एक्स स्क्वायर का समेशन, ये सब करके भी फाइंड किया वेरियंस या स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन, तो आंसर तो सेम ही आया था ना, जो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आता है। तो बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले किसके बोलो, मीन, एसडी, वेरियंस, मोड का भी है फॉर्मूला, समझा है नहीं, क्या फॉर्मूला था मोड का, याद है क्या आपको, लार्जेस्ट इंटीजर कंटेंट इन n+1 इंटू पी, if n+1 into p is an non integer, but अगर n+1 into p integer रहा तो n+1 into p and n+1 into p minus 1 are the modes of the data, correct। if n+1 into p is an integer, data is bimodal, and if n+1 into p is non integer, data is unimodal, binomial distribution is unimodal in that case। ये समझा क्या, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया था, कुछ गया दिमाग में, दिखने के लिए एक पॉइंट है ये, बट क्या कितना अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा है, समझ रहा है आपको, क्या फॉर्मूला मीन का, फाइनली बताओ, मीन एन पी, वेरियंस एन पी क्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट एन पी क्यू, एंड मोड का फॉर्मूला जानते हो। नेक्स्ट पी क्यू दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है क्या, एंड सामने आपको वेरियंस फाइंड करना है, तो बताओ पी 0.90 रहेगा तो क्यू कितना रहेगा 0.10, तो एन पी क्यू कितना रहेगा 0.09 एन रहेगा कि नहीं, एन पी क्यू कितना रहेगा भाई 0.09 एन, 0.90 इंटू 0.10, दोनों का प्रोडक्ट 0.09 आया, एन एज इट इज रखा मैंने, सच्ची में आपको ये कैलसीफाई करना पड़ता है, 0.90 इंटू 0.10, 0.09 एन वैल्यू है क्या उसका। नेक्स्ट 0.20 है तो पी कितना होगा 0.80, दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 0.16 एन। नेक्स्ट अगर इधर 0.63 है तो ये क्या होगा 0.37, तो 0.63 इंटू 0.37 कितना आता है 0.2331 एन, 0.2331 एन। अच्छा ये 0.50 है तो ये भी 0.50 होगा, प्रोडक्ट क्या होगा बोलो 0.25 एन, प्रोडक्ट 0.25 एन होगा कि नहीं, 0.25 एन प्रोडक्ट है, इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स, 0.25 एन वाज द प्रोडक्ट, यस। नेक्स्ट बोलो 0.85 है तो ये 0.15 होगा, तो करो 0.85 इंटू 0.15, 0.1275, 0.1275 एन, देन 0.89 इंटू 0.11 कितना था 0.0979, 0.0979 एन, सही है क्या, 0.09 है तो ये 0.91 होगा, 0.09 इंटू 0.91 कितना आता है 0.0819, 0.0819 एन, 0.02 है तो ये 0.98 रहेगा, तो 0.98 इंटू 0.02 कितना था 0.0916 क्या 196 एन। अच्छा मुझे बताओ ये वेरिएंस का पूरा कॉलम देखो, देख रहे हो क्या आप, देखे, मुझे बताओ ये इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 0.25 एन है कि नहीं, समझा आपको ये 0.25 एन मतलब n/4 होता है कि नहीं, आप बताओ 0.25 एन मतलब n/4 होता है कि नहीं, तो बताओ क्या ना इसे वेरिएंस का मैक्सिमम वैल्यू तब होता है व्हेन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, मतलब व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50, वेरिएंस अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कल जो मैंने पॉइंट लिखी दी थी उसमें ये भी पॉइंट था, वेरिएंस अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50। देखो मैंने राइट में क्या लिखा है, वेरिएंस अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.25, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.25 मतलब n/4, when कब बोलो when p is equal to q is equal to 0.50, when p is equal to q is equal to 0.50, I hope you are getting this। तो
तो वेरियंस इन केस ऑफ बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 39 वेरियंस, यही पॉइंट लिखा है देखो, वेरियंस इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू. क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.25 n. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? दैट इज n by 4. कब अटेन होता है लेकिन ये बोलो? व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50 एंड व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50 हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल. डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50. समझता है क्या? नेक्स्ट पॉइंट 40th पॉइंट पढ़ रहे हो क्या बच्चों? इन बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सक्सेसेस दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स मस्ट बी अ होल नंबर. करेक्ट, मैंने लिख के दिया था क्या कल के पॉइंट्स में? must be a whole number. It cannot be in fractions. Cannot be in fractions. कर लिया अंडरलाइन इसको? It must be a whole number. को अंडरलाइन कर लिया आपने? Number of successes must be a whole number. It cannot be in fractions. Next, P दिया है, Q दिया है, N is equal to 6 दिया है. मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है या रिपीट क्वेश्चन है? नहीं, रिपीट क्वेश्चन है. फाइंड P कॉमा Q, ये क्वेश्चन है समझो. फाइंड P कॉमा Q. फाइंड P कॉमा Q. ओके, एक काम करो, ऐसे लिखा कि आपने फाइंड P Q. ओके, एल से लिखो also find probability that x is equal to 5. हो जाएगा क्या सॉल्व? मतलब आपको P Q है ये वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगा एंड फिर प्रोबेबिलिटी दैट x is equal to 5 फाइंड करना पड़ेगा. नहीं समझा आपको? अब अलग क्वेश्चन हुआ ना ये कल से? हुआ कि नहीं? क्या दिया है? n is equal to 6 दिया है. फाइंड P Q. फाइंड P Q तो ऊपर भी लिखा है हमने, बराबर है ना? also find probability of x is equal to 5. क्वेश्चन लिखा क्या आपने? चलो बोलो क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले वो बताओ मुझे. 4 इंटू प्रोबेबिलिटी दैट x is equal to 4 क्या आता है बताओ? 6c4 p to the power 4 q to the power 2. नहीं समझाओगे? इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x is equal to 2 कितना आता है वो बोलो? 6c2 p to the power 2 इंटू q to the power 4. यहां तक सबको समझा? बोलो 4 इंटू 6c4 का क्या आंसर आता है? 15 इंटू पी स्क्वेयर. कल मैंने ऐसे किया था, याद है क्या? इंटू पी स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर. दिस ऑल्सो 15 इंटू पी स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर इंटू क्यू स्क्वेयर. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? क्या कैंसिल हुआ? 15 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर. तो 15 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर कैंसिल हुआ, तो लेफ्ट में क्या बचा? 4 पी स्क्वेयर. राइट में क्या बचा? क्यू स्क्वेयर. 4 पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर. 4 पी स्क्वेयर कैन आई से इट इज 2 पी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वेयर. दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो 2p इज इक्वल टू क्या आएगा? q. 2p इज इक्वल टू क्या आएगा? q. तो 2p इज इक्वल टू q की जगह क्या लिखो? 1 माइनस पी. देयरफॉर 3p इज इक्वल टू 1. p इज इक्वल टू 1/3. तो p 1/3 है तो q क्या रहेगा? 2/3. तो p एंड q की वैल्यू पता है, p एंड q की वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है. n कितना है बोलो? 6. आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट, क्या क्वेश्चन पूछा है? x इज इक्वल टू 5. यही क्वेश्चन पूछा है ना? तो क्या आंसर रहेगा? 6c5. 1/3 का पावर 5, 2/3 का पावर 1. सही है क्या? तो बोलो 6c5 का क्या आंसर रहता है? 6 इंटू 1/3 का पावर 5 इंटू 2/3. तो टेल मी वेदर आंसर इज 12/3 का पावर 6 कितना है? 729 है क्या? यस और नो? तो वेदर आंसर इज 12/729. यस और नो? 3 से डिवाइड किया तो क्या आता है? 4/243. 4/243. तो 4/243 इंटू 100. परसेंटेज में आंसर क्या है बोलो? 1.64609%. ये आंसर है क्या बताओ मेरे भाई? 4 डिवाइडेड बाय 243 आंसर है क्या? प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5 का ये आंसर था. हाउ मैनी अंडरस्टूड दिस? पक्को सबको समझाइए? पक्का समझा है क्या? P का वैल्यू Q का वैल्यू कैसा है समझा? नेक्स्ट, 2% ऑफ द बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड आर नोन टू बी डिफेक्टिव. 2% डिफेक्टिव रहते. 200 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम. 200 बल्ब सेलेक्ट किए गए एट रैंडम. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव बल्ब्स? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव बल्ब? जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, वैसे ही क्वेश्चन पॉइजॉन्स मॉडल से सॉल्व करना चाहिए, बट हम बाइनोमियल से, पॉइजॉन से, दोनों से सॉल्व करेंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस. थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, राउंडिंग और डिफरेंस, आप समझ रहे हो? तो चलो पहले बाइनोमियल्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे. कौन से मॉडल से? बाइनोमियल्स मॉडल से सॉल्व करेंगे, चलेगा क्या? उसके बाद में पॉइजॉन्स मॉडल से सॉल्व करेंगे, चलेगा क्या बच्चों?
पहले बाइनोमियल्स मॉडल से देखते हैं, बाद में पॉइजॉन्स मॉडल से। चलेगा क्या बच्चों? चलो एन कितना है बताओ, पहले बाइनोमियल्स मॉडल से देखते हैं। एन कितना है? एन कितना है मेरे भाई? 200। अच्छा बताओ, 200 बल्ब सेलेक्ट किए। आप क्वेश्चन तो पढ़ते हो ना मेरे भाई? तो एक रैंडमली सेलेक्टेड बल्ब डिफेक्टिव होने का क्या चांस है? 2%। तो पी कितना है? 0.02। क्यू कितना है? 0.98। एंड 200 में से कितने डिफेक्टिव होने का चांस पूछा है? 3। तो वी वांट डिफेक्टिव, तो गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब इज अ सक्सेस ना। तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी इन अ सिंगल ट्रायल इज 2%। डिफेक्टिव नहीं रहने का चांस इज 98%। तो कहना है क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3। तो टेल मी वेदर आंसर इज 200c3। 0.02 का पावर 3 इंटू 0.98 का पावर बोलो 198, सॉरी 197, 197। तो 200c3 बताओ पहले कितना था? 200 इंटू 199 इंटू 198 डिवाइड बाई 6। इज इट 1313 1313400? 0.02 का पावर 3, पॉइंट 1 2 3 5 0 है ना, 0.50 एंड 8 बराबर ना बच्चों, इंटू 0.98 का पावर 197, 0.98 का पावर 197। ओके, 0.98 का पावर 197 का आंसर है 0.018186884934978। हो सकता है मैंने राइट कैल मोबाइल पे करके लिया हुआ है, हो सकता है कि आपने जो 198 और 12 टाइम्स रूट मेथड से किया है उससे आंसर अलग है, बट मैं आंसर ले रहा हूँ, समझा क्या? इनटू कितना करना पड़ेगा बोलो? इनटू 1313400 इनटू 0.5 टाइम 0 है ना, 8। ये जो भी आया इंटू 100, मेरे ख्याल से इसका आंसर करीबन आ रहा है 19.635%। 19.65, हाँ ठीक है, जो भी है 20 के आसपास, वॉट एवर, इसके आसपास आंसर है कुछ। 19.635% आंसर है। कौन से मॉडल से? बायनॉमियल से। कौन से मॉडल से? बायनॉमियल्स मॉडल से। अब यही क्वेश्चन अगर मुझे पॉइजॉन्स मॉडल से सॉल्व करना है बच्चों, तो पॉइजॉन्स मॉडल से सबसे पहले तो बताओ एम कितना आता है? 200 इंटू 0.02। टेल मी इज इट 4? मीन 4 आया क्या बताओ? एनपी यार, यस और नो? एंड एम आया तो डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन हो जाएगा ना ये। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3। बोलो e टू द पावर माइनस m, तो इज इट e टू द पावर माइनस 4 इंटू 4 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 4 का पावर 3 कितना था? 64 डिवाइड बाय 6। इज इट 10.66666 है या नहीं? डिवाइडेड बाय 2.7183 का पावर 4। तो 2.7183 का पावर 4 कर लो पहले, जो भी आया डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 10.6666666 इंटू 100। आंसर 19.54% आ रहा है कुछ तो, 19.54%। तो देखो बच्चों, इट इज वेरी क्लोज और नॉट? हार्डली कुछ डिफरेंस है दोनों आंसर से, जबकि ह्यूज कैलकुलेशन हुआ तो राउंडिंग का डिफरेंस पॉसिबल है ना यहाँ पे। तो 19.54 एंड 19.635% आंसर है। हो सकता है कि ऑप्शन में वहां पे 19.5 या 19.6% ऐसे दिया हुआ है कुछ। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? कौन से मॉडल से फास्ट आया आंसर? पॉइजॉन्स मॉडल से। कौन सा फॉर्मूला यूज किया पॉइजॉन्स मॉडल से? e टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर एक्स, e टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। एंड m कैसे लाया हमने? 200 इंटू 0.02, 200 इंटू 0.02। एम का वैल्यू 4 आया था कि नहीं? एम का वैल्यू 4 आया था, उससे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? कौन सा मॉडल बेटर था? पॉइजॉन्स मॉडल वाज बेटर। तो कब हमने पॉइजॉन्स मॉडल यूज करना चाहिए जनरली बोलो? व्हेन देर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स। 200 ट्रायल थे यहाँ पे। जनरली वी प्रेफर बोलो पॉइजॉन्स मॉडल और बाइनोमियल्स मॉडल। लिखो, और एक बार, पहले 2 बार लिखा है, कल हमने लिखा था कि नहीं? और एक बार लिखो इधर नीचे, है क्या थोड़ी जगह? व्हेन देर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, व्हेन देर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, when there are large number of trials, we prefer बोलो, we prefer Poisson's model over binomials model, we prefer Poisson's model over binomials model।
कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 43, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज आफ्टर इट फेल्स। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज आफ्टर इट फेल्स, मतलब 2 बार सक्सेस, 1 बार फेल्यूर, सक्सेस सक्सेस फेल्यूर, सक्सेस सक्सेस फेल्यूर, सक्सेस सक्सेस फेल्यूर, ऐसे कुछ होता है। तो आप बताओ इन अ सिंगल थ्रो सक्सेस आने का क्या चांस है? बोलो। 2/3। फेल्यूर होने का क्या चांस है? 1/3। कितने ट्रायल लिए? बोलो 5। एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो सक्सेस एट ऑल? तो x इज इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी पूछा है, नहीं समझाना लायकों को। इससे सिंपल वर्डिंग क्या रहेगा यार? और n दिया है, p दिया है, q दिया है, x दिया है, कौन सा मॉडल यूज करेंगे? ऑब्वियसली बायनोमियल्स मॉडल। प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, क्या आंसर रहेगा? 5c0 2/3 का पावर 0 इंटू 1/3 का पावर 5। तो टेल मी इज इट 1/243 इज आंसर? तो 1/243 ऑप्शन में रहेगा, या परसेंटेज में देना है तो इट इज गोइंग टू बी 0.4115222633%। yes or no? This is the probability 1/243. How many have understood this? ये पहला वाला सेंटेंस समझा क्या? एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज आफ्टर इट फेल्स, 2 बार सक्सेस 1 फेल, तो सक्सेस 2 फेल्योर 1, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी इज 2/3। 3 क्यों? 2 सक्सेस 1 फेल्योर, 2 सक्सेस 1 फेल्योर, मतलब 3 में से 2 बार सक्सेस रहता है और 1 बार फेल्योर रहता है। तो इन अ सिंगल ट्रायल सक्सेस का क्या चांस है? 2/3, एंड फेल्योर का क्या चांस है? 1/3। नेक्स्ट, वी जनरली थिंक ऑफ Poisson's model instead of binomials model, यही हमने कल से 2-3 बार लिखा है। When probability of finding success is very small, probability of having बोलो more than one success in time interval is very low। करे एक तो एक का प्रोबेबिलिटी इतना स्मॉल है, तो एक से ज्यादा सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी तो और भी छोटा रहेगा ना। जैसे कि समझो लाखों या एक्सपेरिमेंट में लाखों, मान लो फ्लाइट का एक्सीडेंट कभी तो भी होता है, एक आध बार होता है, इज वेरी स्मॉल। क्या चांस है कि अगले 5 में से 2 फ्लाइट का एक्सीडेंट हो जाएगा? एक का एक्सीडेंट का चांस ही नॉमिनल है, तो 2 का एक्सीडेंट होने का चांस तो बहुत ही कम हुआ ना। तो वहां पे हम बायनोमियल्स मॉडल यूज करते हैं, पॉइजॉन्स मॉडल। पॉइजॉन्स मॉडल समझ में आ रहा है कि आपको ये? एंड व्हेन देयर आर ऑब्वियसली लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये भी मैंने लिखा है। नेक्स्ट 45th पॉइंट पढ़ना है क्या बच्चों? लाइक बायनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक बोलो बायनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो बी यूनिमोडल और बाइमोडल। अंडरलाइन करो, पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो, पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरलाइन करो पहले, उसके नीचे यूनिमोडल और बाइमोडल को अंडरलाइन करो। मतलब पॉइजॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो बी यूनिमोडल और बाइमोडल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ m, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ m। पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो बी यूनिमोडल और बाइमोडल, करेक्ट है। इफ m इज एन इंटीजर, इफ m इज एन इंटीजर देन इट इज बाइमोडल। ये लिख के दिया है कि मैंने कल आपको? m इज एन इंटीजर, इट इज बाइमोडल। तो क्या रहते हैं मोड्स? m एंड m-1। एंड इफ m इज बोलो नॉन इंटीजर, देन मोड क्या होता है? लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन इन द वैल्यू ऑफ m। मतलब m का वैल्यू समझो 1.23 है, तो m क्या, तो मोड क्या रहेगा? 1। समझो m लार्जेस्ट m का वैल्यू लेट्स से 5.26 है, 5.26 है, तो क्या रहेगा? 5। क्या रहेगा? 5। आई होप यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स। कुछ जाता है क्या दिमाग में? 45th 46, व्हेन x इज इक्वल टू म्यू, z इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? 0। क्यों, क्या होता है z का फॉर्मूला बोलो? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। लिखो सामने x का फॉर्मूला, z का फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये z का फॉर्मूला याद है क्या आपको? x मतलब कंटिन्यूस वेरिएबल, समझ रहे हैं ना? यहां पे लगे तो लिखो वेयर x इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, जिसका प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं, बराबर है ना? विच कैन बी एज, हाइट, इनकम, समझता है क्या? म्यू क्या होता है बोलो? एम ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एम ऑफ बोलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सिग्मा क्या होता है? एस डी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लिख रहे हो क्या मेरे भाई? एंड टेल मी, अभी x माइनस म्यू, ये z का फॉर्मूला। एंड z क्या होता है? z को बोलते क्या है हम लोग? नॉर्मल कर्व कोइफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको हम? नॉर्मल कर्व कोइफिशिएंट। z को हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व कोइफिशिएंट।
तो टेल मी, अगर x इज इक्वल टू म्यू रहेगा, x एंड म्यू इज सेम, तो z क्या होगा? 0। अब बताओ, व्हेन x इज ग्रेटर देन म्यू, x इज ग्रेटर देन म्यू, तो एक बड़ा नंबर माइनस म्यू जो छोटा नंबर x से, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव। एंड व्हेन x इज लेस देन म्यू, z विल बी निगेटिव। x छोटा नंबर है, माइनस छोटा नंबर से बड़ा नंबर डिडक्ट हुआ तो आंसर तो निगेटिव आएगा ना, एंड डिवाइड बाय सिग्मा जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, ओके। वेजेस ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर, अभी देखो मैं इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करूंगा, आपको एग्जाम में वो ब्रैकेट में नंबर्स देंगे कुछ, ओके। तो जो लोग लाइव स्ट्रीम अटेंड करें, मैं उनको बता दूं कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा इसके साथ साथ में, वो नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको जो वैल्यू आएगा आप उस पर एक्सेप्ट कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ वही है करके चलेगा। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे। तो wages of the workers in a factory are, क्या क्वेश्चन है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कितना बोलो, 8000 एंड 750। तो 8000 क्या है बताओ? म्यू। 8000 क्या है? म्यू। एंड सिग्मा कितना है? 750। इफ वन वर्कर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही अर्न्स मोर देन 8500? तो पहला क्वेश्चन क्या है बोलो? प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज मोर देन 8500। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज बोलो मोर देन 8500। देखो बच्चों, एक कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स हैं, उनका एवरेज वेजेस कितने हैं? 8000। तो कुछ वर्कर के वेजेस 8000 से ज्यादा रहेंगे, कुछ वर्कर के वेजेस 8000 से कम रहेंगे। वो कितने होते? 8000 से ज्यादा वाले कितने वर्कर्स रहते? 50%। 8000 से कम वाले 50%। ये हमारा एजम्पशन है, एजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी। 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन अरिथमेटिक मीन, 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर मोर देन अरिथमेटिक मीन। तो ऐसे समझो, अभी प्लीज ध्यान दो बच्चों, मैं अभी अभी जितना सुनोगे ना उसके बेस पे भी समझेगा। ध्यान दे रहे हो? समझो, ये कंपनी के सारे वर्कर्स है, आप समझ रहे हो? जो समझो इस कर्व के नीचे सारे वर्कर्स, समझा क्या? उनका सैलरी जो भी हो, तो अब ये सैलरी है समझो 8000। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू कितना है बोलो? 8000। तो ऑब्वियसली z कितना रहता है? 0। तो ये लाइन जो है इसके लेफ्ट में कौन से वर्कर्स है? ये लाइन के पीछे कौन से वर्कर्स है जिनको 8000 से कम कमाते? एंड इनसे यहां से राइट में कौन से है? 8000 से ज्यादा। बट हमें 8000 से ज्यादा कमाने वाले वर्कर्स पूछे होते, वो तो 50% थे। बट उन्होंने पूछा क्या है? 8500 से ज्यादा कितने? 8000। तो 8500 नंबर राइट में रहेगा ना कहीं तो समझो ये नंबर 8500 है यहाँ पे। कितना है बोलो? 8500। तो x वहां पे 8500 है। तो अब सवाल ये है कि z कितना रहेगा? आप मुझे z का फॉर्मूला बताओ, सिर्फ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो बोलो x कितना है यहाँ पे? 8500। म्यू कितना है? 8000। सिग्मा कितना है? 750। तो 500 डिवाइड बाय 750, टेल मी इज इट 0.66? तो 0.67 कर सकता हूँ ये, तो ये 0.67 है। अब बताओ, मैं जो एरिया शेडेड कर रहा हूँ ये कौन से वर्कर से, बताओ ये कौन है एग्जैक्टली? जो 8500 से ज्यादा कमाते हैं। अच्छा, इसके पीछे कौन है फिर? 8500 से कम। तो ये कौन है फिर? 8000 और 8500 के बीच में कमाने वाले। एंड वो सेंट्रल लाइन के पीछे कौन है? 8000 से कम कमाने वाले वर्कर्स। तो हमें शेडेड एरिया फाइंड करना है। डू यू एग्री? तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 8500, कैन आई से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड एरिया? कैन आई से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड एरिया? अब बताओ, शेडेड, मुझे जो सेंट्रल वाला लाइन है उसके राइट हैंड साइड में टोटल एरिया कितना है? सेंट्रल लाइन से राइट में कितना एरिया है? 0.50। तो कहना है सेंटर से राइट में पूरा एरिया 0.50 है, तो 0.50 में से मैं एरिया ऑफ एबीसीडी निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? एग्जैक्ट शेडेड पोर्शन मिलेगा। एंड एरिया ऑफ एबीसीडी आपको टेबल से मिलता है। सेंटर से कोई भी लाइन तक का कितना एरिया, ये कौन बताता है आपको? टेबल। या तो एग्जाम में टेबल देंगे, 99% टेबल नहीं देंगे, वो सीधा सीधा ब्रैकेट में वैल्यू दे देंगे आपको। समझा क्या? तो बोलो ये 0.50 में से मैं क्या डिडक्ट करूं? 0.67 के लिए क्या एरिया है? तो 0.67 के लिए एरिया है 0.24857। 0.24857। तो करो 0.24857 डिडक्ट 0.50 से, आंसर इज 0.25143। 0.25143। तो कितने वर्कर्स का राइट अर्निंग, कितने परसेंट वर्कर का अर्निंग 8500 से ज्यादा है? बोलो 25.143%। थोड़ा बहुत कुछ गया क्या दिमाग में? बताओ। 25.143% लिख के लो। ऐसे 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, उसमें से एक सॉल्व किया हमने। समझा क्या बच्चों? तो 25.143%
ऑफ टोटल वर्कर्स, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता हूं यहां पे, ऑफ टोटल वर्कर्स 25.143% ऑफ टोटल वर्कर्स अर्न मोर देन, कितना बोलो, मोर देन कितना, 8,500। वही क्वेश्चन था ना बच्चों, नहीं समझ रहा है भाई ये भी। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा बहुत अंदाज तो आया रहेगा आपको कैसे सॉल्व करना है। 8250 कहाँ है देखने का, बराबर है कि नहीं, उसका जेड फाइंड करने का, और उसका लेफ्ट का एरिया लेस देन 8250 बोला है ना, करेक्ट है कि नहीं। हो गया क्या फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। लाइन्स वाइन्स काउंट कर रहे हो क्या, तो और 2-3 लाइन बढ़ा देता हूँ, गड़बड़ हो गई ना अभी। ये जेड कैसे फाइंड किया समझा क्या, क्या फॉर्मूला यूज किया जेड के लिए, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, probability that the worker earns more than rupees 8,500, answer is 25.143%, 25.143%। कुछ गया दिमाग में, चलो करें सेकंड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी दैट द वर्कर अर्न्स लेस देन 8250, ये सेकंड क्वेश्चन है, वर्कर अर्न्स बोलो लेस देन 8250। चलो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, अभी ये डायग्राम देखो जरा स्क्रीन पे, देख रहे हो क्या। अच्छा ये नॉर्मल कर्व है, सेंटर में एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 8,000 एंड जेड कितना होगा 0। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, एक्स इज लेस देन 8250 पूछा है क्या, तो 8250 कहाँ रहेगा, राइट में, राइट में ही रहेगा ना। तो बोलो जेड कितना रहेगा यहाँ पे, 8250 माइनस 8,000 डिवाइड बाय 750, तो जेड इज इक्वल 0.33 रहेगा क्या, 0.33। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर ये एरिया है क्या, बता दो। पूरा आएगा ना यार, ये क्यों आएगा, ये तो वो वर्कर है जो 8,000 और 8250 के बीच में कमाते हैं। आपको क्या चाहिए, लेस देन 8250 चाहिए ना, तो ये पूरे सभी आएंगे ना यार, समझा क्या, लेस देन 8250। तो टेल मी वेदर द शेडेड एरिया इज आंसर। तो अब देखो एक मिनट में ए बी सी डी कहाँ लिख रहा हूँ, जरा एक मिनट देखो, ए बी सी डी दिखा क्या आपको ये। तो कैन आई से प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन 8250, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन 8250 इज इक्वल टू 0.50 प्लस एरिया ऑफ एबीसीडी, 0.50 प्लस एरिया ऑफ एबीसीडी। तो 0.50 प्लस एरिया ऑफ एबीसीडी कैसे मिलेगा आपको बोलो, सेंटर से लेके 0.33 तक का एरिया, तो सेंटर से लेके 0.33 तक का एरिया होता है 0.12930, 0.12930 एंड वो 0.50 में ऐड होगा। तो टेल मी वेदर आंसर इज 0.62930, इज इट 0.62930, कुछ जाता है क्या दिमाग में, 0.62930 इज आंसर, दिस इज आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 62.93% ऑफ व्हाट, टोटल वर्कर्स अर्न, बोलो अर्न लेस देन ₹8250। बाई चांस आपको टोटल वर्कर्स दिए होते तो आपको एक्चुअल में कितने वर्कर्स लेस देन 8250 अर्न करते, ये समझ में आ जाता ना। समझो टोटल वर्कर 1 लाख होते तो 1 लाख इंटू 62.93% करते ना आप डायरेक्ट, यस और नो, कुछ जा रहा है दिमाग में। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है बताओ, प्रोबेबिलिटी दैट बोलो एक्स इज बिटवीन 7,500 एंड 8,750, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज बिटवीन, क्या क्वेश्चन पूछा है, हम्म चलो ये डायग्राम देखो बोर्ड पे सब लोग, देख रहे हो क्या बच्चों। टेल मी एक्स इज इक्वल टू 8,000 सेंटर में है, और क्या पूछा था क्वेश्चन, एक्स इज बोलो बिटवीन, तो 7,500 लेफ्ट में रहेगा एंड 8,750, तो एक्स इज 8,750 इधर राइट में रहेगा। यहां तक समझा क्या बताओ। अच्छा बताओ सेंटर में जेड इज इक्वल टू कितना रहेगा 0, इधर जेड कितना रहेगा बताओ अभी, 8,750 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 750, तो इधर जेड 1 है क्या मेरे भाई,
एंड इधर लेफ्ट में z इज इक्वल टू 7,500 माइनस बोलो 8,000 डिवाइडेड बाय 750, कितना था ये? -0.67 माइनस है ना ये, यस और नो? अब बताओ वेदर दिस इज द आंसर। देखो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, ये आंसर है क्या? ये आंसर है या नहीं है, बताओ आप मुझे। तो देखो एक मिनट, अगर समझो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ABCD एंड लेट्स से दिस इज EF, टेल मी इस क्वेश्चन का आंसर, प्रोबेबिलिटी दैट, हाँ क्या पूछा था, 7,500 इज लेस देन x इज लेस देन 8750, टेल मी वेदर आंसर ऑफ दिस इज शेडेड एरिया, वेदर आंसर ऑफ दिस इज शेडेड एरिया। एंड शेडेड एरिया कितना है बोलो? एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ ABEF, डू यू एग्री? एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ ABF, डू यू एग्री? तो एरिया ऑफ ABCD कितना है? 0 से लेके 0.67 तक, तो 0.67 तक एरिया है 0.24857, 0.24857, एंड 0 से लेके 1 तक एरिया है 0.34134, 0.34134। ये नंबर्स आपको ब्रैकेट में दिए रहेंगे या टेबल दिया जाएगा, समझा क्या? तो आंसर है 0.34134 प्लस 0.24857, आंसर इज 0.58991। तो बोलो 58.991% ऑफ द टोटल वर्कर्स अर्न between 7,500 and 8750, do you agree? Therefore 58.991% of total workers, 58.991% of total workers earn between बोलो 7,500 and 8750, 7,500 and 8750। I hope you understood my friends। तो 0.24857 plus 0.34134, whether answer is 0.58991, that is 58.991% of total workers earn between 7,500 and 8750। Is that clear my friends? जो लोग लाइव स्ट्रीम से अटेंड करें एक बार कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, स्क्रीन शेयर क्लियर है क्या, आप लिख रहे हो क्या, या सो गए दोपहर के समय पे? हाँ नहीं ना? ओके चलो, ये क्वेश्चन हुआ बच्चों सॉल्व। फिर नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर नोन एज, वैसे अब ये क्वेश्चन अलग चैप्टर से था बट पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट ने एक दो जगह पे दिया हुआ ये टेस्ट पेपर्स में उनके, तो मैंने सोचा रिस्क नहीं लेते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आर नोन एज पैरामीटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल आर नोन एज स्टैटिस्टिक्स। जैसे पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन मीन डिविएशन, पॉपुलेशन रेंज, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। उसको क्या बोलते हैं? एंड सैंपल मीन, सैंपल SD, सैंपल मीन डिविएशन, सैंपल का रेंज इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक। इसको क्या बोलते हैं? आप लोग सर क्या है पॉपुलेशन एंड सैंपल मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन मतलब होल स्कोप ऑफ आर इन्वेस्टिगेशन, नहीं समझा आपको? समझो अपने को लेटर से प्रेस्टीज पॉइंट का ये जो बिल्डिंग है, इसका चेयरमैन कौन बनेगा, इसके इलेक्शन है, इलेक्शन होते हैं ना, होते इलेक्शंस, समझ रहे हैं क्या? इसमें सबको वोट है, एक एक जो भी यहाँ का प्रॉपर्टी ओनर है सबको वोट है, बट ऐसे 300 ओनर्स है यहाँ पे, कितने हैं? सो 300 ओनर्स इज द पॉपुलेशन। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है कौन जीतेगा ये जानने के लिए, इसलिए मैंने 15 लोग रैंडमली सेलेक्ट किए एंड उनको पूछा भाई तू उसको किसको वोट दे रहा है, तू किसको वोट दे रहा है, तू किसको वोट दे रहा है, समझा है नहीं? तो मेरा डिसीजन अब पॉपुलेशन के बेस पे या सैंपल के बेस पे? और मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि और यार वो चुन के आएगा शायद, तो ये चुन के आएगा शायद, ये मेरा जजमेंट किसके बेसिस पे है? सैंपल। तो जो सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, सैंपल का अरिथमेटिक मीन रहेगा, या समझो मुझे 300 लोगों का इनकम कैलकुलेट करना है, तो इसलिए मैंने 20 लोगों को इनकम पूछा, तो 20 लोगों का एवरेज इनकम भी फाइंड किया, तो 20 लोगों का एवरेज इनकम मतलब सैंपल का एवरेज इनकम है, सैंपल का मीन है या पॉपुलेशन का मीन है? सैंपल का मीन है, तो सैंपल का मीन इज नोन एज स्टैटिस्टिक। क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिस्टिक। एंड पॉपुलेशन की मीन को क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। पॉपुलेशन की मीन को क्या बोलते हैं? तो पैरामीटर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स में क्या क्या आता है बोलो? पॉपुलेशन मीन, क्या बोलो? बोलो पॉपुलेशन मीन, कॉमा पॉपुलेशन SD, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, देन पॉपुलेशन का MD, पॉपुलेशन का रेंज,
एक्सेट्रा। जो जो पॉपुलेशन से फाइंड किया है वो पैरामीटर्स, एंड सेम चीज लिखो, सिर्फ पॉपुलेशन की जगह क्या लिखो, सैंपल। तो स्टैटिस्टिक की क्या एग्जांपल है, बोलो, सैंपल मीन, देन सैंपल एसडी, सैंपल एमडी, सैंपल का रेंज, सैंपल का वेरिएंस। जो जो सैंपल से फाइंड किया गया दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक। याद रहेगा क्या, आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो भी फाइंड किया गया, मीन एमडी एसडी वॉट एवर, दैट इज नोन एज पैरामीटर। एंड वही अगर सैंपल से फाइंड किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक। क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक। गेटिंग दिस, ओके। अब ये फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, ना मेरे पास, मुझे भी याद नहीं है ऑनेस्टली बताता हूँ। समझ रहा है आपको ये, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला है। बहुत कम चांस है कि ऐसे कुछ पूछेंगे हो, फिर भी एक बार देख लेना भाई, एक बार 2-3 बार देख लेना, बराबर समझेगा एग्जाम में कौन सा ऑप्शन गलत है। समझ रहा है क्या, ये नंबर्स कैसे फाइंड किए गए उसका फॉर्मूला है वो। समझा या नहीं, किसी से एक्सपेक्टेड नहीं है याद करना है ऑब्वियसली, समझ रहा है। बट फिर भी पूछना तो 99.99% ऐसा कुछ होगा नहीं, फिर भी देख लेना एक बार, रिस्क नहीं लेते। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, 1 माइनस सिग्मा इंटू अंडर रूट 2 पाई इंटू ई का पावर माइनस एक्स बार माइनस म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वेयर, दैट इज 2 इंटू वेरियंस। ठीक है, वेयर एक्स कैन बी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। normal distribution is symmetrical, normal distribution is symmetrical when x is equal to mu, normal distribution is symmetrical when x is equal to mu। तो normal curve is a bell shaped curve, कल ही लिखा था हमने, symmetrical about arithmetic mean। तो जो सेंटर में होता है वो x is equal to mu होता है ना मेरे भाई, सेंटर में x is equal to mu होता है, and it divides the total area under normal curve in two equal parts when x is equal to mu, then skewness of the normal curve is 0। तो ये जो कर्व है इसका स्क्यूनेस क्या माना जाता है, बोलो, 0। इसका स्क्यूनेस क्या माना जाता है, 0। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, बिकॉज इट्स अ बेल शेप्ड कर्व। आर यू गेटिंग दिस, दैट इज नॉर्मल कर्व इज नाइदर इंक्लाइंड टू मूव टूवर्ड्स राइट, टू मूव टूवर्ड्स राइट। तो अगर वो नॉर्मल कर ऐसे राइट की तरफ झुक रहा है, ऐसे लगता है आपको, समझ रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं फिर, निगेटिवली स्क्यूड। क्या बोलता है, या अगर वो लेफ्ट की तरफ रहा तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, नहीं। समझ रहा है क्या, बस एक थियरी सेंटेंस है, आईसीआई ने दिया हुआ था इसलिए मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। समझ रहा है क्या, कभी बाई चांस उनका मूड बन गया तो अपना 1 मार्क 1 सेकंड में आना चाहिए। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार सेंटेंस वापस पढ़ो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल व्हेन x इज इक्वल टू म्यू, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू म्यू, देन स्क्यूनेस ऑफ द नॉर्मल कर्व इज 0। तो नॉर्मल कर्व का स्क्यूनेस क्या रहता है, 0। करेक्ट है, दैट इज नॉर्मल कर्व इज नाइदर इंक्लाइंड टू मूव टूवर्ड्स राइट नॉर टूवर्ड्स लेफ्ट। तो राइट की तरफ अगर इंक्लाइंड रहा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिवली स्क्यूड, एंड लेफ्ट में रहा तो पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो नॉर्मल कर्व कौन सा होता है, निगेटिवली स्क्यूड होता है या पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, नॉर्मल कर्व इज 0 स्क्यूड, या उसको बोलते हैं कभी कभी मॉडरेटली स्क्यूड। क्या बोलते हैं, 0 स्क्यूड, या उसको बोलते हैं कभी कभी मॉडरेटली स्क्यूड। क्या बोलते हैं, मॉडरेटली स्क्यूड। समझ रहे हैं, मॉडरेटली स्क्यूड डेटा। normal curve has 2 point of inflection, normal curve has, बोलो, 2 point of inflection to be given by x is equal to क्या है बोलो, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। बस ये थियरी है, इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन भी नहीं प्रैक्टिकल इसके ऊपर डिजाइन किया हुआ है, बट वो दिए थे। मैंने इस बुक में कुछ भी रिस्क नहीं लेना, इसलिए जहां से मुझे मिला वहां से क्वेश्चन डाला है। समझा है नहीं, जरूरी नहीं कि ये इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछा है कभी, बट हो सकता है कि हमारे लिए रखा होगा, है या नहीं। उनको भी मालूम रहेगा ना कि तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट लोग अभी आ रहे करके, कुछ रिजर्व करके रखा होगा ना उन्होंने। नॉर्मल कर्व हैज 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, कौन से है वो बोलो, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। एट दीज पॉइंट्स नॉर्मल कर्व, बोलो, changes its curvature from
कॉनकेव टू कॉन्वेक्स, मतलब ये ऐसे ऊपर जाके ऐसे ऐसे टर्न होता है ना नीचे, समझ रहे हैं नहीं, तो वो होते हैं 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अरे वो कर्व ऐसे समझ रहा है कि आपको ये ऐसे आ रहा है बराबर, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे शेप चेंज करता है कि नहीं हो, राइट। तो कॉनकेव टू कॉन्वेक्स हो जाता है वो 2 पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। और वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, लेफ्ट में क्या होगा, एक्स माइनस म्यू, सॉरी म्यू माइनस सिग्मा, एंड राइट में म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू प्लस सिग्मा। एक बार वापस सेंटेंस पढ़ो, normal curve has 2 points of inflection to be given by x is equal to mu minus sigma and mu plus sigma, करेक्ट है। at these points, इसको बॉक्स करके रखो, at these points, as at these points normal curve changes its curvature from concave to convex, इसको भी अंडरलाइन करो, concave to convex। समझा आपको ये, एंड राइट में उल्टा रहेगा वो, क्या, कॉन्वेक्स टू कॉनकेव। लेफ्ट में समझ रहा है ना आपको ये, ऐसे जा रहा था तो ऐसे हो जाता है ना फिर वो, बट अब राइट में नीचे आ रहा है फिर अभी ऐसे हो जाता है, यस और नो। राइट में क्या है बोलो, ये कॉन्वेक्स टू कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव समझता है क्या कुछ, तो वहीं पे रहा, इको में भी रहेगा नहीं। theoretical distribution does not exist only in theory, exist in real life, none of these exist only in theory, इसलिए तो इसका नाम theoretical distribution है ना। थोड़ा तो अंदर लगाने का ना यार, है कि नहीं, भले नहीं पढ़ा तो भी अपने को थोड़ा तो अक्कल आता है ना अपने को। चैप्टर का नाम क्या है, theoretical distribution, समझ रहा है नहीं, theoretical distribution does not exist या exist only in theory। अब समझ रहे हो क्या, एग्जिस्ट, अभी जैसे देखो 8 कॉइन्स आर टॉस 40,000 टाइम्स, समझ रहे क्या, प्रैक्टिकल हो सकता है क्या इसका, 8 कॉइन्स आर टॉस्ड 40,000 टाइम्स, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 हेड्स, समझा क्या, दिस एग्जिस्ट ओनली इन थियरी, दिस एग्जिस्ट ओनली इन थियरी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, ए और बी, नन ऑफ दीज, ए और बी, इट कैन बी डिस्क्रीट, इट कैन बी कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट में कौन से नाम है बताओ मुझे एक बार, बाइनोमियल्स, पॉइजॉन्स, ज्योमेट्रिक, मल्टीनोमियल, रेक्टेंगुलर, एंड कौन सा, बाइनोमियल्स, पॉइजॉन, बी पी जी आर एम, बाइनोमियल्स, पॉइजॉन्स, ज्योमेट्रिक, रेक्टेंगुलर, मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल, यस और नो। एंड कंटिन्यूस में कौन सा है, नॉर्मल, काई स्क्वेयर, एफ टी, एफ टी, समझा या नहीं, एफ टी, चाई स्क्वेयर, नॉर्मल, है नहीं, कुछ गया दिमाग में। एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटर इज, पॉपुलेशन में देखो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, काम में आया कि नहीं, पैरामीटर इज अ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, पैरामीटर इज अ पॉपुलेशन कैरेक्टर, तो पॉपुलेशन के रिलेटेड कुछ भी रहा तो इट्स पैरामीटर, एंड सैंपल के रिलेटेड कुछ भी रहा तो इट इज स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स नहीं स्टैटिस्टिक, समझा ना। अ ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू मेक समथिंग पॉसिबल, प्रोसिक्यूट इन कोर्ट ऑफ लॉ, बस ये बाकी था, मेक समथिंग इम्पॉसिबल, प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज नाइदर सर्टन नॉर इम्पॉसिबल, ऑप्शन डी, जो बहुत बड़ा आंसर रहता है वही रहता है ना, बराबर है कि नहीं। ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस एन आउटकम, अ कॉइन इज टॉस्ड इज अ ट्रायल, यस और नो, इसका क्या आउटपुट रहता है, हेड या टेल, उसमें से कुछ भी सर्टन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा हेड आना इम्पॉसिबल है, अच्छा हेड इम्पॉसिबल नहीं है, सर्टन है नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ चांस रहेगा, यस और नो। The important characteristics of Bernoulli's trials are, Bernoulli trial मतलब binomial distribution, समझ है ना, each trial is associated with just 2 possible outcomes, कौन से, success and failure, trials are independent, trials are infinite, A and B, A and B, C तो गलत है लेकिन वो भी सही है, नहीं क्या था, ट्रायल्स आर फाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा है, गलत है ना फिर ये,
A and B. Next, if X is a binomial variable with parameters n p, then X can assume any value from 0 to n, any value between 0 and 1 both inclusive, any whole number between 0 and 1, 0 and n both inclusive, any number between 0 and infinity. करेक्ट आंसर बताओ, सी. अच्छा, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड, ऑप्शन बी क्यों गलत था? फ्रैक्शन में भी जा, 0 टू n के बीच में कोई भी वैल्यू में फ्रैक्शन भी रहेगा ना, फ्रैक्शन चलता है कि, लेकिन समझो n का वैल्यू 10 है तो 0 टू 10 के बीच में ये 5.5 होता है क्या? n 5.5 नहीं, तो क्या होना चाहिए? होल नंबर बिटवीन 0 एंड n वो तो इंक्लूसिव, मतलब 0 भी इंक्लूसिव, n भी इंक्लूसिव. समझा क्या? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. 57 का आंसर सी है क्या मेरे भाई? नेक्स्ट, फॉर अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज इक्वल टू 60, n कितना है? 60, फाइंड मीन एस डी एंड वेरियंस. करेंगे सवाल हम लोग. चलो, सिमेट्रिकल है मतलब ऐसे लिखो, एज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल. लिख रहे हो क्या मेरे भाई? एज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल. हम क्या जानते हैं? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, देयरफॉर P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0.50 है. P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0.50 है या नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है इसलिए P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0.50. तो चलो बोलो, मीन इज इक्वल टू क्या होता है? NP. n कितना है? 60 इंटू P 0.50. टेल मी वेदर आंसर इज 30. वेदर आंसर इज 30. चलो वेरियंस बताओ, NPQ. तो टेल मी इज इट 60 इंटू 0.50 इंटू 0.50, वेदर आंसर इज 15. एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट NPQ. तो टेल मी इज इट अंडर रूट 15? yes or no? So it is 3.87298, 33 approximately. सही है क्या? इज अ स्टैंडर्ड डिविएशन. फॉर्मूले याद रहेंगे क्या सब? पक्का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाय पैरामेट्रिक? बोथ ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस दोनों बाय पैरामेट्रिक है क्या? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या पैरामीटर्स है? एन एंड पी, एंड नॉर्मल के म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर दोनों बाय पैरामेट्रिक है. तो कौन सा यूनी पैरामेट्रिक है? पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन. याद रहेगा क्या? यस और नो? बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स है एनपी, पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स है म्यू, सॉरी पॉइजन नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स है म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनी पैरामेट्रिक? पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनी पैरामेट्रिक. समझा क्या मेरे भाई? ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे पेज नंबर 295 पे थोड़ी जगह है ना लास्ट में, ऐसे लिख देना वहाँ पे, पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखो. पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना थोड़ी जगह उधर, लिखो पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. कौन से? एन कॉमा पी. तो बाय पैरामेट्रिक हुआ या यूनी पैरामेट्रिक? ऐसे लिखो, देयरफॉर बाय पैरामेट्रिक, देयरफॉर बाय पैरामेट्रिक. नेक्स्ट, पैरामीटर्स ऑफ पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन. पैरामीटर ऑफ, बोलो, पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन. पैरामीटर्स है या एक ही है? एक ही है. कौन सा? एम. देयरफॉर यूनी पैरामेट्रिक, देयरफॉर इट इज यूनी पैरामेट्रिक. एंड लास्ट, पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो बोलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या पैरामीटर्स है? म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, देयरफॉर इट इज बाय पैरामेट्रिक, देयरफॉर इट इज बाय पैरामेट्रिक. ठीक है बच्चों, लिख रहे हो क्या सब लोग? नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज. ऑब्वियसली हम एक ही सीखते हैं, तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट ही सिलेबस में रखा होगा ना. कौन सा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस बाइनोमियल नहीं है क्या इंपॉर्टेंट? वो डिस्क्रीट है, वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. करेक्ट और नॉट? नेक्स्ट, टोटल एरिया ऑफ अ नॉर्मल कर्व इज 1.00. 1.00. एक मिनट, इधर ऐसे
छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ये बेल शेप्ड कर्व है क्या, ये सेंटर में जेड इज इक्वल टू 0 होता है। तो आप बताओ ये जो शेडेड एरिया है ये टोटल एरिया है ना, यस और नो। तो यहाँ पे लिख देना शेडेड एरिया इज इक्वल टू 1.00, दैट इज 100%। शेडेड एरिया 100% है। एंड जो सेंटर वाला लाइन है उसके लेफ्ट में कितना एरिया है, 0.50, एंड उसके राइट में 0.50। समझता है क्या बच्चों। तो यहाँ पे शेडेड एरिया है 0.50 प्लस 0.50। एक्स इज इक्वल टू म्यू के लेफ्ट में 0.50, एक्स इज इक्वल टू म्यू के राइट में 0.50। टोटल एरिया कवर्ड बाय नॉर्मल कर्व इज 1.00, दैट इज 100%। सही है क्या। नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड, यू शेप्ड, वी शेप्ड, जे शेप्ड। बेल शेप normal curve is bell shaped curve symmetrical about arithmetic mean। लिखो सेंटेंस एक नीचे, नॉर्मल कर्व इज अ, बोलो देखिए तो उधर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, इज अ, आगे क्वेश्चन वही है क्या, ठीक है लिखो, फिर भी लिखो, इज अ बेल शेप्ड कर्व कॉमा सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट वेरिएंस क्या, अरिथमेटिक मीन। ये लड़की तो फुल नींद में है भाई, एम बोला था, मैं नींद में रहूँगा, उसको क्या बोल, वो भी नींद में। तुम नींद में नहीं हो, ये तुम नींद में बोल रहे हो। हाँ एम बोला था तो उसने वेरिएंस बोला था क्या भाई, उसने वेरिएंस बोला था ना। तुम दोनों को समझ रहे हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो। नॉर्मल कर्व इज अ, बोलो सिमेट्रिक, नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल, उसके सामने अबाउट अरिथमेटिक मीन ऐसे लिख देना, सिमेट्रिकल अबाउट एम। क्या हो, क्या बोले अब, क्या बोली, सब आउट है बोले। ठीक है बोलो भाई, उसमें क्या है, कोई इज्जत ही नहीं है। घर पे इज्जत नहीं, स्टूडेंट इज्जत। क्यों जीने का इंसान है ना। पहले तो लगता था जाने दो कुछ नहीं, घर पे नहीं है तो कम से कम स्टूडेंट इज्जत दे रहे हैं अपने को, लेकिन थोड़ा बहुत जीने के लिए कुछ है। पॉइंट नंबर 65, व्हाट इज एस डी ऑफ नंबर ऑफ रिकवरीज अमंग 48 पेशेंट व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग इज 0.75। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, अंडर रूट एन पी क्यू, अंडर रूट एन पी क्यू। तो बोलो एन कितना है 48, पी कितना है 0.75, क्यू कितना है 0.25। कहाँ दिया है क्यू का वैल्यू, पी दिया है तो क्यू रहेगा ही ना फिर। तो 48 इंटू 0.75, 48 इंटू 0.75 इंटू 0.25, अंडर रूट 9 आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है, वेरिएंस पूछा है, तो 3 रहेगा आंसर। वेरिएंस पूछा था तो क्या आंसर होता 9, वेरिएंस पूछा होता तो आंसर क्या होता 9। सही है क्या। अब ऐसा कुछ तो इंस्टीट्यूट को बड़ा शौक है, ऐसे कुछ तो पूछते हैं, फिर स्टूडेंट को लगता है कि टोटली आउट ऑफ सिलेबस है, उसको यही नहीं जब तक ये स्टैंडर्ड डिविएशन एन दिया है, पी दिया है, क्यू दिया है कि नहीं। फिर बाहर आने के बाद बोलते हैं अरे वो कुछ तो पेशेंट विशेंट आया था, क्या था वो, कुछ तो पेशेंट ऐसे कुछ तो क्वेश्चन आया था। दूसरा वाला बोलता है अरे कुछ नहीं, उसमें वो अंडर रूट एनपी क्यू फाइंड करना था। हाँ क्या, ऐसे करना था, करेंगे है कि नहीं। नेक्स्ट, इसको कैसे पढ़ते हैं, इफ एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे पढ़ते हैं, इफ एक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एनपी, विद पैरामीटर्स एनपी, what would be the greatest value of variance when n is 16, when n is 16। तो टेल मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएंस, बताया था कि मैंने आपको क्या होता है, क्या होता है मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएंस 0.25 n, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था नालाय को, 0.25 इंटू एन कितना है 16, तो आंसर इज 4। लिखा था कि नहीं थोड़ी देर पहले, दो बार लिखा था कि नहीं। इनफैक्ट मैंने एन के 4-5 वैल्यू फाइंड किए थे, मैक्सिमम वैल्यू 0.25 है। अच्छा कल जो 16-17 पॉइंट लिख के दिए थे उसमें था ये, करेक्ट है 67th। इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएट विद n इज इक्वल टू 15 एंड p इज इक्वल टू
1/3. व्हाट इज मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? चलो पहले क्या करेंगे, n+1 इंटू पी का वैल्यू फाइंड करते, नहीं समझा नाले को कभी, n+1 इंटू पी, तो बोलो n कितना है 15 + 1 इंटू 1/3, तो इज इट 5.3333? तो हम लिखेंगे एज वैल्यू ऑफ n+1 इंटू पी इज नॉन इंटीजर, इंटीजर है या नॉन इंटीजर है? नॉन इंटीजर, कॉमा डेटा इज यूनिमोडल. वेरी गुड, देयर इज ओनली वन मोड. यस और नो? डेटा इज यूनिमोडल एंड उसमें मोड क्या होता है? लार्जेस्ट इंटीजर, बराबर है ना? लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन्ड इन वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू? n+1 इंटू पी. तो n+1 इंटू पी का वैल्यू क्या आया था? 5.33. उसमें इंटीजर क्या है? 5. तो 5 इज आंसर. क्या आंसर है? 5. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, अगर n+1 इंटू पी का वैल्यू अगर राउंड फिगर आता 6 आता तो 6 and 5 वुड हैव बीन द मोड्स. क्या था? 6 and 5. तो फिर वो डेटा बाय मॉडल रहता. तो डेटा बाय मॉडल कब रहता है? इफ n+1 इंटू पी इज एन इंटीजर. n+1 इंटू पी इज एन इंटीजर. कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इज क्वेश्चन मार्क, मीन इज 3 एंड SD इज 1.50. SD इज 1.50. चलो इधर सॉल्व करते ऊपर. SD मतलब क्या दिया है बच्चों? √NPQ दिया है क्या आपको? √NPQ कितना है बताओ? 1.5. तो NPQ कितना हुआ बताओ? 1.5 का स्क्वायर इज 2.25. तो NPQ का वैल्यू जानते हो आप? NPQ का वैल्यू जानते हो? एंड मीन NP का भी वैल्यू जानते हो? NP कितना है बोलो? 3. ये मीन है ना भाई? बाप रे. तो आप बताओ NPQ कितना है? एक बार वापस बताओ NPQ कितना है? 2.25. उसके अंदर NP3 है ना, तो 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना है बोलो? 2.25. देयरफॉर Q इज इक्वल टू कितना है बताओ आप ही मुझे? 2.25 डिवाइड बाई 3, 0.75. तो P कितना आया? 0.25. P + Q 1 रहता है. यस और नो? आपको क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? N. तो देखो आपको NP का वैल्यू दिया था, कितना था NP? 3 था. देयरफॉर N इंटू P कितना है बोलो? 0.25 इज इक्वल टू 3. देयरफॉर N इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 0.25. आंसर 12. तो वेदर N इज इक्वल टू 12 रहेगा क्या? नहीं समझा होगा ये भी. क्या फॉर्मूले यूज किए वगैरह कुछ जा रहा है दिमाग में? N इज इक्वल टू 12 था क्या? था क्या मेरे भाई? N इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 करेक्ट गेसेस इन 12 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन? तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक ट्रायल है. तो N कितना है बोलो? 12. N कितना है? 12. आपको एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन सही आंसर आने का क्या चांस है? 1/2. गलत आंसर आने का 1/2. आपको 12 में से कितने सही चाहिए? 5. तो x इज इक्वल टू 5. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5. तो बोलो आंसर क्या रहेगा? 12C5. 1/2 का पावर 5 इंटू 1/2 का पावर 7. तो बोलो 12C5 का आंसर बताओ. 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 120. इज इट 792? डिवाइड बाई 2 का पावर 12. तो 792 डिवाइड बाई 4096 है क्या? तो 792 डिवाइड बाई 4096 इंटू 100. परसेंटेज 19.3359375%. ये आंसर है क्या बताओ? 19.3359375% है या नहीं? कैलकुलेशन आता है क्या मेरे भाई? 12C5 792 है क्या? एंड 2 का पावर 12 इज 4096. 12 में से 5 करेक्ट आंसर आने का प्रोबेबिलिटी पूछा था. 12C5 1/2 का पावर 5 इंटू 1/2 का पावर 7. तो आंसर इज 19.3359375%. कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, Q3 दिया है, Q1 दिया है, फाइंड SD पूछा है. SD पूछा है, QD पूछा है? SD. तो पहले QD फाइंड करेंगे. क्या कैसे लाएंगे QD? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. तो टेल मी इज इट 25.40 माइनस 14.60 डिवाइडेड बाय 2. आंसर
5.40. 5.40 इज क्यू डी, एंड आपको याद रहेगा क्यू डी इज इक्वल टू 5.40 इज इक्वल टू क्या रहता है बोलो, 0.6750 इंटू एस डी. देयरफॉर एस डी इज इक्वल टू, बताओ अभी क्या आएगा, 5.40 डिवाइडेड बाय 0.6750. 5.40 डिवाइडेड बाय 0.6750, आंसर 8. तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 8, ऑप्शन डी. एंड मीन डिविएशन क्या आता बोलो, 8 इंटू 0.80, 6.4 वुड हैव बीन मीन डिविएशन. अरे स्टैंडर्ड डिविएशन का 80%. कुछ गया दिमाग में? अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने आपको मीडियन पूछा था, तो क्या आंसर आता, मीडियन बोलो, Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2. एंड मीन पूछा था तो वही जो मीडियन आया वही मीन. फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. तो जो अगर मीडियन आया तो मीन भी आया ही ना. कुछ गया क्या दिमाग में? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल कर्व आर 40 एंड 60 रिस्पेक्टिवली. फाइंड मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एक मिनट ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको, पर आपको याद नहीं रहेगा. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या रहते हैं? म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा. तो म्यू प्लस सिग्मा कितना रहेगा, 60, एंड म्यू माइनस सिग्मा 40. ऐसे क्यों, उल्टा क्यों नहीं लिया आपने? म्यू प्लस सिग्मा बड़ा नंबर रहेगा ना कभी, यस और नो. एंड म्यू माइनस सिग्मा छोटा नंबर रहेगा नहीं. आपको ये दिया हुआ है, डू यू एग्री और नॉट? एंड आपको क्या पूछा है, मीन. मतलब क्या पूछा है आपको, म्यू. म्यू पूछा है ना, बस ये दोनों साइमल्टेनियस सिग्मा सिग्मा कैंसिल कर दो. तो क्या रहेगा बोलो, 2 म्यू इज इक्वल टू 100. देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 50. देयरफॉर बोलो, अरिथमेटिक मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, बोलो अरिथमेटिक मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 50. मीन मतलब ही म्यू ना यार. तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या रहते, याद रहेगा क्या? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या हमने? वापस लिखता हूं यहाँ पे, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर कौन से होते हैं बोलो, म्यू प्लस सिग्मा एंड म्यू माइनस सिग्मा. पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आर म्यू प्लस सिग्मा एंड म्यू माइनस सिग्मा. म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा आर द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन. म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा. कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो अरिथमेटिक मीन 50 आया यहाँ पे. अगर यहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा था तो क्या आंसर आता बोलो? देयरफॉर एसडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कितना है, एसडी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत टफ है ना 10. अरे म्यू प्लस सिग्मा 60 है, म्यू 50 आया, यस और नो? सिग्मा में प्रॉब्लम है कुछ? कितना आएगा स्टैंडर्ड डिवीजन बोलो, 10. तो फिर इसका मीन डिविएशन, क्वार्टर डिवीजन पूछा तो भी बता दोगे क्या आप? यस, एस डी आया तो एम डी क्यू डी आता ही है ना. याद है क्या आपको? कुछ जाता है क्या दिमाग में? नेक्स्ट, ये हो गए क्या 71 पॉइंट? क्या होगा, नींद में गए चले से? सोना है क्या 5-10 मिनट? हाँ, मैं चला जाता हूँ, आप सो जाए 10 मिनट. हाँ बेटा, सोना है क्या 10 मिनट? हाँ राहुल, सो जाओ. हाँ हीरोइन, सोना है तो सो जाना यार. क्या मतलब, पुण्य तो मिलेगा मुझे कम से. पहले तो मुझे लगता था कि पढ़ा के पुण्य मिलता है. हम्म, अब कंसेप्ट चेंज हो गए हैं. सो जाओ 5 मिनट, सो जाओ सो जाओ. कोई लोरी वोरी गाओ. हम्म, हाँ लोरी. कुछ क्या क्या रहता है लोरी? चंदा मामा कुछ? हम्म. हम्म, हाँ भाई.
लिंबोळीच्या झाडाखाली, चंदा मामा, और कुछ कुछ रहते हैं ना. क्या लाटे जी. चलो, Q1 इज इक्वल टू दिया हुआ है, MD दिया हुआ है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. फाइंड द मोड. फाइंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. कैसे फाइंड करते हैं मोड? मोड मतलब मीन इज इक्वल टू मीड. मीन भी आ गए तो मोड ही रहता है वो. अरे AM इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. पता है क्या आपको ये? तो Q1 दिया है आपको और MD दिया हुआ है. दिया है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, MD 8 है ना बच्चों. MD कितना है? 8. तो MD इज इक्वल टू क्या रहता है फॉर्मूला बोलो? 0.80 इंटू SD. तो MD 8 है, देयरफॉर SD कितना रहेगा फिर बोलो? 10. SD 10 रहेगा. यस और नो? अच्छा, Q1 आपको दिया हुआ है. Q1 का ये फॉर्मूला है क्या, बताओ जरा. म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, या म्यू माइनस है? म्यू माइनस 0.675 सिग्मा. एंड Q3 इज इक्वल क्या होता है? म्यू प्लस 0.675 सिग्मा. तुम पढ़ाई करोगे, कुछ देख के आओगे, मैं 2 बार 4 बार लिख के दूंगा आपको. आप करोगे ही नहीं, हर चीज़ पोस्टपोन करोगे तो कुछ नहीं होने वाला ना भाई. पहले से मैं यही बता रहा हूँ आपको. अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने कल भी लिख के दिया आपको. Q1 का फॉर्मूला म्यू माइनस 0.675 का सिग्मा. तो Q1 कितना है यहाँ पे बोलो? 13.25. म्यू हमें पता नहीं, माइनस 0.675 इंटू सिग्मा कितना आया? 10. सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ना. तो 13.25 माइनस 6.75, सॉरी प्लस आएगा ना. 13.25 प्लस 6.75 कितना आता है? 20. तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 20. तो म्यू मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 20. एंड आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड एक ही रहता है. तो क्या आंसर है बोलो? 20. आंसर क्या है बोलो? 20. तो याद रखो, फॉर नॉर्मल लगे तो यहाँ पे लिखो और एक बार स्पेसिफिकली, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर बोलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, AM इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. AM इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. सही है क्या? अच्छा, मीडियन का क्या फॉर्मूला रहता है? मीडियन का Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2. पता है क्या आपको ये? Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2. समझ है आपको? एक काम करो, मीडियन का यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लिखो एक बार, और बताओ मुझे क्या था अभी आपने बताया हुआ. Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2, ये है क्या? ये मीडियन का फॉर्मूला है क्या मेरे भाई? अच्छा, मुझे Q3 का फॉर्मूला बताओ अभी. म्यू प्लस 0.675 सिग्मा. एंड Q1 का क्या फॉर्मूला है? म्यू माइनस 0.675 सिग्मा डिवाइड बाय 2. क्या कैंसिल होता है इसमें से? 0.675 सिग्मा माइनस 0.675 सिग्मा कैंसिल हुआ कि नहीं है? तो क्या आया? म्यू प्लस म्यू, 2 म्यू डिवाइडेड बाय 2. तो क्या आया ये? म्यू मतलब क्या? AM. तो सीधी सी बात है, मीडियन इज इक्वल टू AM आया ना. मीडियन इज इक्वल टू AM आया कि नहीं? एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मोड. दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मोड. तो याद रखो प्लीज, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. मीडियन का ये भी फॉर्मूला याद रहेगा आपको, Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2. समझा सबको ये? नेक्स्ट 73. इफ इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मिसाइल हिटिंग द टारगेट इज 1/8. तो एक मिसाइल बराबर टारगेट पे जाएगा, उसका क्या चांस है? 1/8. What is probability that out of 10 missiles fired, at least 2 will hit the target? At least 2 will hit the target. तो चलो बोलो n कितना है? 10. p कितना है? 1/8. q कितना होगा? 7/8. एंड x क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एटलीस्ट 2. तो रिवर्स में सॉल्व करना बेटर है ना. क्वेश्चन क्या पूछा एक बार ठीक से बताओ. प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. यही क्वेश्चन है कि नहीं? रिवर्स में कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू 0 एंड 1 नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा. यस और नो? तो बोलो 1 माइनस क्या लिखो ब्रैकेट में?
10C0 1/8 का पावर 0 7/8 का पावर 10 प्लस 10C1 1/8 का पावर 1 इंटू 7/8 का पावर 9। सही है क्या मेरे भाई? तो बोलो 1 माइनस, बोलो ये 7/8 का आंसर क्या आता है? 0.8750 आता है क्या? 0.8750 का पावर 10 प्लस 7 एक काम करो, 10C1 का क्या आंसर है? 10 इंटू 1/8। एक काम करो, 10 डिवाइड बाई 8 बताओ कितना था? 1.25 इंटू 7/8 इज 0.8750 का पावर 0.8750 का पावर 9। ये सही है क्या बताओ प्लीज? तो 1 माइनस, सबसे पहले तो बताओ 0.8750 का इन पावर 10 कितना आता है? 0.26307557614 प्लस 0.8750 का पावर 9 करो, जो भी आया इंटू 1.25। इसका आंसर 0.375822252163 ऐसा कुछ है क्या? तो 1 माइनस ये ब्रैकेट का आंसर आ रहा है 0.26307557614। तो ये ब्रैकेट का आंसर है कुछ 0.6388978277 1 में से डिडक्ट करो इंटू 100, तो आंसर इज क्लोज टू 36.11%। है या नहीं? आंसर बताओ। 36.11% के आसपास रहेगा कुछ ऑप्शन में। 36.11% है क्या ऑप्शन में? यस। 0.3611 0.3611 कुछ गया दिमाग में? टफ क्वेश्चन था ना ये। सैलरी ऑफ अ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज, बोलो। अच्छा ये 73 पॉइंट होगा क्या बताओ सबका? 74th। सैलरी ऑफ अ वर्कर्स in a factory is normally distributed with arithmetic mean तो म्यू कितना है बोलो? 10,000 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 2,000। इफ 50 वर्कर्स रिसीव सैलरी मोर देन 14,000, तो मोर देन 14,000 अर्न करने वाले कितने वर्कर्स है? 50। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ध्यान दोगे बच्चों यहाँ पे? चलो समझो ये नॉर्मल कर्व है। अब बताओ बच्चों, ये पूरे वर्कर्स इस कर्व के नीचे है, तो यहां पे x इज इक्वल टू 14,000 है। तो अब बताओ ये x इज इक्वल टू 14,000 से ज्यादा अर्न करने वाले कितने लोग हैं? 50%। टोटल वर्कर के 50%। एंड 14,000 से कम अर्न करने वाले, सॉरी 10,000 है क्या म्यू? 10,000 से कम अर्न करने वाले कितने? 50%। एंड 10,000 से ज्यादा अर्न करने वाले 50%। डू यू एग्री? आपको क्या दिया है बच्चों? 14,000 से, हाँ बोलो, ज्यादा। तो 14,000 तो राइट में रहेगा, तो x इज इक्वल टू 10,000 सेंटर में था, समझ रहा है क्या? 14,000 कहां पे रहेगा? x इज इक्वल टू राइट में। यस और नो? एंड अब बताओ ये एरिया वो कौन, ये कौन से वर्कर्स है जो मोर देन 14,000 अर्न करते हैं? तो बोलो हम एक फाइंड करते, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 14,000 हम फाइंड करते, फिर चलेगा क्या? अच्छा सेंटर में z इज इक्वल टू कितना रहेगा बोलो? 0। इधर z इज इक्वल टू कितना रहेगा? 14,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000, तो z इज इक्वल टू एग्जैक्ट 2 है क्या? तो अब बताओ बच्चों, ये जो प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 14,000 है, वो इसका आंसर शेडेड एरिया है क्या? इसका आंसर शेडेड एरिया है क्या? एंड टेल मी वेदर शेडेड एरिया इज 0.50 माइनस एरिया ऑफ ABCD। देखो मैंने एरिया ऑफ ABCD कहाँ लिख रहा हूँ, देखो आपको समझेगा। 0.50 में से एरिया ऑफ ABCD गया तो शेडेड एरिया बचेगा कि नहीं? तो बताओ 0.50 में से सेंटर से लेके 2 तक का एरिया होता है, 2.0 के लिए 0.47725 0.47725, तो 0.50 माइनस 0.47725, इसका आंसर इज 0.02275 0.02275। समझा क्या? तो अब बताओ, मैं थोड़ी देर पहले ऐसे सेंटेंस 3 बार लिखा था, शायद आपको समझता क्या? देखो ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? 0.02275 इंटू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू, बोलो,
पॉइंट मतलब 2.275% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अर्न मोर देन 14,000। नहीं समझा आपको? 2.275% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अर्न मोर देन, बोलो, 14,000। एंड मोर देन 14,000 अर्न करने वाले 50 वर्कर्स है, ऐसे बोला है उन्होंने क्वेश्चन में। यस और नो? तो आंसर क्या रहेगा? 50 डिवाइडेड बाय 0.02275। क्या आंसर है? 2197.80, ऐसे कुछ तो है। यस और नो? तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बोलो कितना लूँ? अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा है? 21798 आ रहा है। यू कैन गोज टू 2193। यू कैन गो फॉर द क्लोजेस्ट आंसर। वैसे भी ये बहुत राउंडिंग ऑफ आंसर रहता है। एक काम करो, उसको कर दो 2198। कंफ्यूजन मत रखो, ऐसा नहीं आएगा, 5-6 का डिफरेंस एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये आंसर है उसका। 2198 कर दो लगे तो उसको। समझा क्या बच्चों? यस और नो? तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं बोलो? 2198। 2198 are total number of workers. I hope you are understanding, my friends. 50 divided by 0.02275 is the answer. कुछ गया दिमाग में? Next. Area of a normal curve between z is equal to 0 and z is equal to 1. ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? अच्छा मुझे बताओ, ये नॉर्मल कर्व है, दिख रहा है आपको? तो z इज इक्वल टू 0 सेंटर में होता है, z इज इक्वल टू 1 कहाँ रहेगा? राइट में ना। एंड ये एरिया कितना है? 0.3413। एंड ये लेफ्ट में एरिया कितना रहता है? 0.50। तो बताओ सेंटर से लेके z इज इक्वल टू 1 तक कितना एरिया है? फाई ऑफ 1 मतलब सेंटर से, फाई ऑफ 1 मतलब क्या होता है? एरिया फ्रॉम z इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू z इज इक्वल टू 1। तो बोलो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक का कितना एरिया है? 0.50 प्लस 0.3413। आंसर इज 0.8413। 0.8413। कल मैंने लिख के दिया था, आपको याद है क्या है? पाई ऑफ ए रिप्रेजेंट्स द एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ए। सिर्फ ए की जगह यहाँ पे 1 है। याद है क्या आपको? पाई ऑफ ए रिप्रेजेंट्स द एरिया फ्रॉम, अब समझा कि आपका रिवीजन कितना मैटर करता है। अब तुम वापस पढ़ोगे कितना मैटर करता है, समझता है कि नहीं आपको? पाई ऑफ ए रिप्रेजेंट्स द एरिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ए। तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक का एरिया पूछा है आपको, तो वेदर आंसर इज 0.8413, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 16। तो एमडी दिया है और क्यूडी पूछा है, एमडी दिया है और क्यूडी पूछा है। अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, एमडी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? समझो, हमें एमडी और क्यूडी का फॉर्मूला पता नहीं है, तो 0.80 इंटू एस डी। एमडी कितना है? 16 इज इक्वल टू 0.80 इंटू एस डी। देयरफॉर एस डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 20। आपको एस डी पूछा है क्या? नहीं, आपको क्या पूछा है? क्यूडी। तो क्यूडी इज इक्वल टू क्या होता है? 0.6750 इंटू एस डी। तो 0.6750 इंटू 20, आंसर इज 13.50, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 13.50 इज आंसर। अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स? टफ था क्या ये? टफ था क्या? नेक्स्ट, फॉर अ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, if probability that x is equal to 2 is equal to 3 into probability that x is equal to 4 is equal to 3 into probability that x is equal to 4, what is variance of x? variance मतलब क्या पूछा है? npq पूछा है ना। तो एक काम करेंगे, ये सॉल्व करके, सॉरी वेरिएंस मतलब m पूछा है, पॉइजन है ना ये, तो ये सॉल्व करके आपको m का वैल्यू लाना है। क्या दिया है क्वेश्चन में बताओ आप मुझे? प्रोबेबिलिटी दैट, बोलो, x is equal to 2 is equal to 3 into probability that x is equal to 4। तो बोलो x इज इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी कितना था? e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। वेदर e टू द पावर माइनस m, e टू द पावर माइनस m कैंसिल, ये m स्क्वेयर कैंसिल होके इधर भी m स्क्वेयर रहेगा। यस और नो? तो जो बचा उधर लिख, इधर उतना लिख देना। 1/2 इज इक्वल टू क्या रहा है बोलो? 3m स्क्वेयर बाय 24 ना। तो एक काम करो, इज इट 1/2 इज इक्वल टू, बोलो क्या आ रहा है?
m स्क्वेयर बाय 8, m स्क्वेयर बाय 8 आ रहा है कि नहीं? देयरफॉर m स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना है बोलो? 4. देयरफॉर m इज इक्वल टू 2. देयरफॉर मीन इज इक्वल टू वेरियंस इज इक्वल टू 2. मीन वेरियंस दोनों m रहता है. द आंसर इज ऑप्शन ए. क्या 4 आंसर रहेगा? नहीं ना. अरे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन m रहता है, वेरियंस भी m ही रहता है ना. फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरियंस. मीन इज इक्वल टू वेरियंस. आई होप यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स. नेक्स्ट 78. SD ऑफ पॉइजन वेरिएट इज 2. मतलब आपको क्या दिया है बच्चों? रूट m का वैल्यू दिया है क्या? रूट m दिया है तो m कितना रहेगा? 4. m 4 रहेगा कि नहीं? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट. किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है बोलो? फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट. बोलो प्रोबेबिलिटी दैट 1.50 इज लेस देन x इज लेस देन 2.90. तो कहना है से आपको क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2 ना यार. 1 रहता है क्या? 1.50 से 1 बड़ा है क्या? x इज इक्वल टू 2 रहेगा कि नहीं? तो बोलो इज इक्वल टू क्या रहेगा आंसर? e टू द पावर -4 इंटू 4 टू द पावर 2 m टू द पावर x जो है x फैक्टोरियल. बोलो आंसर. e टू द पावर -4. एक काम करो, 4 स्क्वायर कितना था? 16 डिवाइड बाय 2 कितना? 8. 8 डिवाइडेड बाय 2.7183 का पावर 4. तो 2.7183 का पावर 4 कर लो पहले, डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 8 इंटू 100. आंसर इज 14.65 0.1465 ऐसे कुछ आंसर है. यस और नो? तो बताओ इसमें से क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करूं मैं? 0.1465 ऐसे कुछ है भाई यहाँ पे. कौन सा चूज करूं? 0.144 यही सबसे क्लोजेस्ट है. यस और नो? कुछ समझा क्या? नेक्स्ट. इफ मीन ऑफ द पॉइजन्स वेरिएबल इज x इज 1, मतलब m इज इक्वल टू 1 दिया है क्या? m इज इक्वल टू 1 दिया है क्या? What is probability that x takes the value at least 1? x takes the value, मतलब probability that x is equal to क्या पूछा है? Greater than or equal to 1. x takes the value at least 1, मतलब x is either 1 or more. तो x is equal to 1, 2, 3, 4 सब चलेगा ना. तो कहना है it is 1 minus probability that x is 0. सही है. x का वैल्यू 0 छोड़ के कुछ भी चलने वाला है यहाँ पे. तो बोलो 1 माइनस, बोलो e टू द पावर -1 इंटू 1 टू द पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल. तो इज 1 माइनस 1 अपॉन e इज आंसर. तो 1 माइनस 1 अपॉन 2.7183. तो 2.7183 का रेसिप्रोकल करो, 1 से डिडक्ट करो. आंसर इज 0.6321 ऐसे कुछ है. ऑप्शन सी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. 0.632 चूज कर सकते हैं ना हम लोग. ये कैलकुलेशन नहीं आता रहेगा अभी. आता है ना? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट. आउट ऑफ 12,800 फैमिलीज विथ 4 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी फैमिलीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव ऑल बॉयज? तो बोलो यहाँ पे n कितना रहेगा? स्मॉल n 4. वेरी गुड. p कितना रहेगा? 1/2. q कितना रहेगा? क्या 1/2 क्या है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय इन अ सिंगल बर्थ. यस और नो? तो आप बोलो ऐसे कैपिटल n कितना है बोलो? 12,800. तो आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है? फ्रीक्वेंसी. किसका फ्रीक्वेंसी पूछा है? ऑल बॉयज, मतलब x इज इक्वल टू 4. तो कहना है आंसर इज कैपिटल N into probability that x is equal to 4. yes or no? तो 12,800 into बोलो क्या रहेगा आंसर? 4c4 1/2 का पावर 4 इंटू 1/2 का पावर 0. तो 12,800 इंटू, हाँ बोलो, 1/16. डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? तो 12,800 डिवाइड बाय 16 कितना? 800. तो कहना है 800 फैमिलीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव ऑल बॉयज. तो write down 800 families are expected to have all boys.
800 families are expected to have all boys. कुछ जा रहा है दिमाग में? 800 families are expected to have all boys. Next, for a binomial distribution, mean दिया है, variance दिया है, probability of failure in a single trial, मतलब क्यों पूछा है ना, क्यों पूछा है ना बच्चों, तो मीन क्या होता है बोलो? एनपी, एनपी कितना दिया है? 9, एंड वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है? एनपी क्यू, देखो मैंने कैसे लिख रहा हूं वेरिएंस का फॉर्मूला, एनपी इंटू क्यू इज इक्वल टू 2.25, चलता है क्या ऐसे? एनपी क्यू फॉर्मूला है ना यार, तो एनपी कितना है बोलो? 9 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2.25, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू 0.25, 2.25 डिवाइड बाय 9, विद आंसर इज 0.25, तो पी कितना आएगा? 0.75, पी पूछा तो 0.75 आंसर होता, यस और नो? तो आपको क्या पूछा था यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन अ सिंगल ट्रायल, देयरफॉर आप लिखो ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, ऐसे लिख रहे हो क्या आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन सिंगल ट्रायल is equal to 0.25. Probability of failure in a single trial is 0.25. I hope you are writing, my friends. Next, for a binomial distribution, match the following. Mean, B na, option B. Standard deviation, option D na. Variance, C. And parameters, NP. Parameters NP. Parameters are NP. It's biparametric, समझता है ना? A listing of all possible outcomes of an experiment and their corresponding probability is called as, listing of all possible outcomes of an experiment and their probability is known as probability distribution, is known as, जो अपने चैप्टर का नाम है, theoretical distribution or probability distribution. Listing of all possible outcomes of an experiment and their corresponding probability is called as probability distribution. Next, binomial distribution, discrete or continuous? Discrete, लिख रहे हो क्या हो जाए? Poissons, discrete, normal, continuous. Parameters, NP, Poisson, M, normal, mu and sigma square, therefore it is biparametric, uniparametric and biparametric. सही है बच्चों? ऐसे एग्जाम में आएगा क्या फिल इन द ब्लैंक्स? तो क्यों ले रहे सर, टाइम पास है ना? 85, 5 dice are rolled, what is probability of getting 3 points on 4 dice? तो बोलो n कितना रहेगा? n कितना रहेगा भाई? 5. p कितना रहेगा? क्या चाहिए आपको? 3 पॉइंट चाहिए, 1/6. q कितना रहेगा? 5/6. एंड x कितना रहेगा? 4 on 4 dice. तो क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4, क्या आंसर रहेगा बोलो? 5c4, 1/6 का पावर 4 इंटू 5/6 का पावर 1, सही है क्या? तो बोलो 5c4 कितना रहता है? 5 इंटू 1/6 का पावर 4 इंटू 5/6, तो इज इट 25 डिवाइड बाय 6 का पावर 5 कितना रहता है? 776. तो 25 डिवाइडेड बाय 776 इंटू 100, आंसर इज 32.15%. इज इट 32.15%? सॉरी सॉरी सॉरी, इंटू 100 करने के बाद ही वो आंसर है, 0.3215%. अच्छा, इंटू 100 करने के बाद ही होता है ना, 0.3215%. कुछ गया क्या दिमाग में? 0.3215%, कुछ गया दिमाग में? मैच द फॉलोइंग. मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ है मीन का फॉर्मूला?
मीन मीन ऑफ द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, तो ऑप्शन ई काम करता, उसके सामने ई लिख देता भाई, चलेगा क्या? इसका आंसर ई रहेगा क्या? समझा नहीं होगा अभी क्या चल रहा है। मीन ऑफ द पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन, सी। अब एम लिखा है, एक काम कर दे, सी भी हो सकता है बट अभी तो सी लिख दिया मैंने, चलेगा क्या? क्यू डी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्यू डी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ए, क्यू डी ए है क्या? एम डी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आए पक्का? वेरिएंस ऑफ पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन, एम डी, बोलो वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू, ओके एक काम करते हैं, ये जो बी था ना बी, इसका आंसर जी कर देता हूँ मैं, चलेगा क्या? चलेगा क्या? इसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना बच्चों, बी का आंसर जी भी हो सकता है ना, इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस, मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस एंड ए वेरिएंस ऑफ पॉइजॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज सी, इसका आंसर सी कर देता हूँ, चलेगा क्या? वैसे भी एम ही है ना वो। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बाइनोमियल्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रूट एन पी क्यू, इज इट एच? पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.50, इज इट बी? इज इट बी? शेप ऑफ नॉर्मल कर्व f, बेल शेप, बाइनोमियल्स एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन j, कैन बी यूनिमोडल और बाइमोडल। और कुछ है क्या इसमें? ये समझा क्या अभी वाली सारे पॉइंट्स? समझे क्या सारे पॉइंट्स? नेक्स्ट 97, शेडेड एरिया फाइंड करना है। अब ऑब्वियसली ये डायग्राम देखिए कंप्लीट होगा, तो शेडेड एरिया कहाँ देखना पड़ेगा बताओ? 1.89 में, तो 1.89 में 1.8 के सामने 9 का कॉलम, ये होता है 0.47062, कितना है? 0.47062, दैट इज 47.062%। आप एक काम करो, अभी लिख के ले लो, टेबल देख के कंफर्म कर लेना, चलेगा क्या? नेक्स्ट, अच्छा अगर ये सेंटर, अगर समझो ये ए बी है और ये सी डी है एंड लेट्स से दिस इज पी क्यू, तो टेल मी वेदर शेडेड एरिया इज एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी पी क्यू, सही है क्या? एरिया ऑफ ए बी सी डी मतलब सेंटर से लेके -1.65 तक का एरिया है 0.45053, 0.45053 एंड 1.79 तक का एरिया है 0.46327, 0.46327, बताओ टोटल कितना रहा है? 0.9138, दैट इज ऑब्वियसली 91.38% ऑफ टोटल एरिया इज शेडेड, करेक्ट है। नेक्स्ट 89 में शेडेड एरिया इज इक्वल टू, शेडेड एरिया इज इक्वल टू 0.50 में से डिडक्ट होगा ना ये, तो देखो मैं इसको पी क्यू आर एस ऐसे लिख रहा हूँ, तो क्या ना इसे 0.50 माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एंड एरिया ऑफ पी क्यू आर एस है सेंटर से लेके 1.28 तक, 1.28 तक एरिया है 0.39973, तो 0.50 माइनस 0.39973, आंसर इज 0.10027, दैट इज 10.027% of the total area is shaded. 10.027% of the total area is shaded. 90th question. Last again. Shaded area is equal to, अगर समझो ये ए बी सी डी है, तो टेल मी वेदर शेडेड एरिया इज 0.50 प्लस ए बी सी डी या माइनस ए बी सी डी? 0.50 माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो 0.50 माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी 1.93 तक एरिया है 0.47320, 0.47320, तो 0.5 माइनस 0.47320, 0.0268, दैट इज 2.68% of total area is shaded, 2.68% of
total area is shaded. 2.68% of total area is shaded. I hope you understood my friends. तो कुछ समझा ये चैप्टर या बोर हुआ ये चैप्टर? यस? क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे या अभी करने स्टार्ट? 5 पॉइंट करते हैं इसमें से, ठीक है? बट इसके लिए प्राइम रिक्वायरमेंट है अपने डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन के सारे लेक्चर देखे, नहीं देखे तो भजन करने के देखे नहीं रहेंगे ना। वही मोबाइल जिस पे आप नौटंकी करते हो ना, वही मोबाइल पे लेक्चर भी आते हैं, समझ रहा है? वही इंटरनेट, वही मोबाइल का डिवाइस काम के लिए भी यूज़ हो सकता है, समझ रहा है? उसी पे यूट्यूब चैनल पे जाके लेक्चर देखना रहता है, एंड बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लेक्चर्स है या नहीं? बट आप करोगे नहीं हो, है ना? व्हाट इज डेरिवेटिव और अ डिफरेंशियल फंक्शन? डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? डेरिवेटिव या डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है? इफ y is equal to f of x, then with a बोलो small change in value of x, with a बोलो small change in value of x, बोलो what will be, what will be hmm? what will be change in value of y is known as, is बोलो known as derivative of y, derivative of y with respect to x, known as derivative of y बोलो with respect to x, derivative of y with respect to x, or it is also known as differential function of x. क्या बोलते हैं इसको? बोलो डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x. तो जैसे कि अब यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं इसको, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है dy बाई डी एक्स. क्या होता है? या उसी को हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और उसी को हम बोलते हैं एफ डैश एक्स. समझ आएगा आपको? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. अभी एक्चुअली ये चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लिमिट्स एंड ऑल, बट एक्चुअली लिमिट के बेसिस पे डेरिवेटिव आता रहता है. अब ये लोगों ने लिमिट सिलेबस में नहीं रखा और डायरेक्ट डेरिवेटिव रखा है, तो अभी ये तो हमारे पास कोई याद करने के बिना कोई चॉइस नहीं है. डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इज इक्वल टू डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. अभी इनफैक्ट अभी ये कोरोना के कुछ जब तक इम्पैक्ट है ना, तब तक ये प्रॉब्लम तो बहुत सारे स्टूडेंट को रहेगा, क्योंकि उनको एक कोई तो चैप्टर उन्होंने कोरोना के टाइम पे छोड़ दिया है और उसका एडवांस आ गया है. एंड ये तो फिर ठीक है, तुम प्रोफेशनल लेवल पे तुम तो मैनेज करोगे. अब ये बाकी वो 8th 9th वालों को, स्कूल वालों के, तो वो टीचर तो मेरे ख्याल से पागल हो जाएंगे कुछ दिनों में. अब समझा क्या? जो बच्चा 8th में आया हुआ है उसने 6th एंड 7th में मैथ्स ही नहीं पढ़ा, समझा ही नहीं. टीचर 8th स्टैंडर्ड में बोलेगा कि हाँ चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, बोलेगा हाँ पैरेललोग्राम है कि नहीं? बाप रे, भगवान उनका भी भला करे. बराबर कि नहीं? वो कुछ तो बोलेगा कि हाँ चलो ये ऐसे करते, ऐसे एरिया फाइंड करेंगे. स्टूडेंट बोलेगा बाप रे, मैथ्स का टीचर क्या पढ़ा रहे है कि नहीं? चलो एफ डैश एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि देखो मैथ्स के टीचर का सामने ये प्रॉब्लम रहता है कि भाई उसको वो एग्जैक्ट स्टूडेंट के वो चेहरे उसको देखना पड़ता है ना. बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या, हाँ सर हाँ चल रहा है भाई, मालूम है नहीं है कि नहीं? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बोलो क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच. ये होता है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो.
देखो बच्चों, अभी इसके पहले तुमने किया भी नहीं है तो अब ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक, मुझे अभी याद आया, मुझे याद है कि हमारे वक्त सी इंटर में ना एक पेपर रहता था, ईडीपी एंड ओएम बोल के, क्या, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे वक्त ऐसे कुछ मेन मेन सब्जेक्ट के सिर्फ क्लास रहते थे। अकाउंट्स का एफएम का क्लास है, बाकी कॉस्टिंग सेल्फ, टैक्स सेल्फ, कुछ सब जाके हम लोग मार्केट से बुक लेके आते थे। मुझे याद है मैंने सीए इंटर का कॉस्टिंग पढ़ने के लिए खुद एक बुक आता था, सक्सेना एंड वशिष्ठ बोल के, 1200-1300 पेज का बुक है, पूरा खुद सॉल्व किया था, मुझे पूरा याद है अच्छे से। लाइब्रेरी में बैठ के, वो रूपाली के सामने एक लाइब्रेरी है यूजीसी बोल के, वहाँ पे हम लोग सुबह 7 से रात को 12 बजे तक बैठते थे, दिन भर अपना पढ़ाई। बुक को मैंने सक्सेना वशिष्ठ पूरा का पूरा सॉल्व किया था। अकाउंट्स के लिए एस एन माहेश्वरी बोल के बुक था, वो पूरा कंप्लीट किया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक डॉल्फी डिसूजा करके बुक आता था, वो पूरा का पूरा पढ़ा था। समझ रहे हैं? हम लोग ये बहुत सारे, हमारे ज़माने में ऐसा कुछ बहुत क्लास वास पे डिपेंडेंसी कम रहता था, दिन भर अपना बैठ के पढ़ाई करो, ये सिस्टम रहता था। बट अब तुम, इनफैक्ट तुम फॉर्चुनेट हो एक्चुअली, तुम्हें लगेगा कि ऐसे खुद होके पढ़ना हो तो समझ है ना, किसी ने नहीं पढ़ाया, अब एक एक मार्केट से बुक लेके आके एक एक पढ़ना। तो ये पूरे चक्कर में, और उस वक्त इंटर में क्या आता था, फाउंडेशन के बाद में आर्टिकलशिप थी, तो इसकी वजह से उसके साथ साथ में ही पढ़ना पड़ता था ना इंटर में, फिर ऑफिस कर करके उसमें इंटर का एग्जाम। एंड तो फिर एक जो पेपर था ईडीपी एंड ओएम, तो ईडीपी तो मैंने बहुत अच्छे से करके रखा था, ओएम मतलब समझते हो ना, वो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, थोड़ा फेकम फाक रहता है उसमें, आप समझ रहे हो ना। तो मैंने सोचा चलो यार कर लेंगे मैनेज कुछ ना कुछ तो। एंड उसमें एक पहला क्वेश्चन रहता था कंपलसरी केस स्टडी बोल के, क्या, केस स्टडी। उसमें ऐसे आता था कि मिस्टर मोहंती, मैनेजर ऑफ दिस दिस कंपनी, ही हैज़ परचेज दिस, एडवाइज मिस्टर दिस वन अबाउट दिस दिस। मैंने पूरा एग्जाम जाने तक केस स्टडी पढ़ना लग गए, नींद आती थी मुझे, पढ़ने लग गए, ऐसा लगता था बाप रे क्या पढ़ रहे। एग्जाम के दिन तक वो हुआ ही नहीं। फिर एग्जाम हमारा तो उस वक्त 12:30 बजे रहता था, इंटर का पेपर 12:30 से 3:30 दोपहर में। तो एग्जाम के दिन सुबह उठा 4-5 बजे और सोचा भाई एक केस स्टडी तो अपने को करना पड़ेगा, कम से कम एक। तो एक केस स्टडी पढ़ा सिर्फ, वही उसमें नाम था मिस्टर मोहंती बोल के था, आप समझ रहे हो। पढ़ा केस स्टडी, एक ही पढ़ा, एंड एग्जाम में गया पहला ही क्वेश्चन वही, मतलब जिंदगी में एक केस स्टडी पढ़ा है सिर्फ, जबकि बुक में कम से कम 100 केस स्टडी थे, एक ही पढ़ा। एंड वही पहला क्वेश्चन 20 मार्क का, 20 मार्क, 50 में से 20। ईडीपी 50 मार्क के लिए था, ओएम 50 मार्क के लिए था। आप समझ रहे, इसको बोलते हैं कि माँ बाप की पुण्याई रहती है ना, हमें कह जाती। मेरी तो बोल ही नहीं रहा हूँ मैं, मेरी रहती तो वो फिर दूसरा केस आता ना कोई। आप समझ रहे हो ना, जो माँ बाप अपने लिए अच्छा काम करते हैं ना, वो काम में आते हैं बच्चों के, आप समझ रहे हो। तो पहला ही केस हो, मैं तो केस भी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट आंसर ही लिख देता, कन्फ्यूजन भी नहीं ना कुछ, ये केस का क्या, वो केस का क्या, आपने पढ़ा ही एक है, बराबर है कि नहीं। मतलब कुछ मिक्स होने का भी चांस नहीं है ना कुछ, अपने पढ़ा एक ही है, वही है। समझ रहा है कि नहीं। कुछ ईडीपी ओएम मुझे याद है, मुझे दोनों ईडीपी एंड ओएम मिलकर 77 मार्क्स आए थे मुझे, ईडीपी ओएम मिलकर 77, उसमें से 20 मार्क का केस स्टडी जो अपन ने लाइफ में पहली बार पढ़ा है। समझ रहा है क्या। तो अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है कि इसके आगे पीछे का अपने को कुछ मालूम नहीं है, समझा या नहीं। हो सकता है कि आपने एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला भर देखा एंड वही एग्जाम है, इसके आगे का पीछे का आपको मालूम भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 मार्क आ गया, पॉसिबल है ना। समझ रहे हैं? कोई चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, उस पॉइंट पे जो भी है ईमानदारी से करने का। आपको लगता है कि नहीं सर उसके बिना तो आप फेल हो जाते, फिर आपका कैसे प्लानिंग था। 77 मार्क्स आए भाई, वो 20 निकाल भी दिया तो मेरा बैड लक 57 मार्क्स आ जाते, जो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। आप ये मत समझो कि मैं वो नहीं करता तो फेल होने वाला था, समझा है नहीं। आप समझ रहे हो, एग्रीगेट का नाम मुझे कभी प्रॉब्लम था ना कभी हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। एंड दोनों बाकी, वो एक ग्रुप में 3 पेपर रहते थे, उसमें से बचो ये 77 बोला ना, वो छोड़ के दूसरे दोनों पेपर में भी 60 के ऊपर मार्क थे मुझे, समझा क्या। तो ये मत समझो कि उसमें 57 छोड़ो 40 भी आते तो मैं पास था, समझ रहा है। बट अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, यस और नो। लास्ट तक एक अपने एक ईमानदारी अपने लेवल की मेंटेन करने का, समझता है क्या। बैड लक से 60-65 मार्क आना चाहिए, क्या बोला मैं, बैड लक से, समझ रहा है। 60-65 मार्क्स आ गए मतलब अच्छे नसीब से नहीं, समझ रहा है ना। अरे यार नसीब खराब चल रहा है, 70 मार्क आ गए, ऐसे होना चाहिए, ये लेवल का अपना प्रिपरेशन चाहिए, समझा क्या ना। जब नसीब अच्छा चलता है ना तब 90-95 मार्क्स आना चाहिए, समझा है नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। अपना बैड लक हो गया तो कितने मार्क्स आना चाहिए, 60-65-70 के रेंज में मार्क्स आना चाहिए बैड लक में।
ये अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए। एंड ऑब्वियसली अभी वो 12th की तरह 11th की तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे 99 मार्क्स आ गए 98, ऐसा नहीं होता रहता है जनरली। आप समझ रहे हो क्या? नहीं आ भी सकते किसी को, बट ऐसे वो सोच के नहीं जा सकते। अरे अंडरस्टैंडिंग, अपना 50 मार्क के लिए पासिंग रखा है मतलब कुछ तो सोच के रखा रहेगा ना उन्होंने, यस और नो। चलो, दिस इज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कुछ फंक्शंस दिए मैंने, उसके डेरिवेटिव्स पूछे आपको। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर n इज n इंटू एक्स का पावर n-1। ये सब अब फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव भी हो सकता है, अब रिवीजन बैच में हम नहीं प्रूव कर सकते। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1/x। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x log a, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। कुछ जा रहा है दिमाग में? नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v होता है डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। मतलब सीधी सी बात है, इट इज du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। मतलब सीधा सीधा एडिशन में डेरिवेटिव स्प्लिट हो सकता है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x प्लस e टू द पावर x पूछा तो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x पहले फाइंड करो प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। समझा क्या? सेम अप्लाइज टू द सब्ट्रैक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। कुछ गया दिमाग में? बट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v होता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। एंड मैं आपको बता दूं 12th स्टैंडर्ड में इससे 10 टाइम्स डिफिकल्टी लेवल है, जो लेवल सीए फाउंडेशन में पूछते। 12th में बोल रहा हूं मैं, वो भी स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई में तो उससे ज्यादा रहेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे सीए फाउंडेशन में डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन 18 में से एक चैप्टर है। डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन 2 भी नहीं है, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन पुट टुगेदर 18 में से एक चैप्टर, ये छोड़ के 17 चैप्टर है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो क्या? राइट, 3 4 5 6 भी आए तो भी 94 क्वेश्चन बचते हैं उसके बाद में। इसका मतलब मैंने ये बोल दिया कि ये छोड़ दो करके। अब कोई पूरा फाउंडेशन से लेके फाइनल तक याद रखो, कोई चीज अपने को जम नहीं रहे ना तो भी उसके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इसके एडवांस क्वेश्चन जाने दो यार, छोड़ दो। राइट, आया तो मेरा बैड लक, राइट, ऐसे समझ के। तो भी कोई छोड़ भी रहे तो भी उसका बेसिक करना ही रहता है। आप समझ रहे हो क्या? चलो, डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइड बाय v का फॉर्मूला बताओ। v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय v स्क्वेयर, डिवाइड बाय v स्क्वेयर इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ, बोलो, u डिवाइड बाय v, डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइड बाय v। तो ये 4 बेसिक रूल्स है। नेक्स्ट, फाइंड dy बाय dx इज इफ, ये 5th क्वेश्चन है। अपना डिसाइड हुआ था ना 5 तक करने का। फाइंड dy बाय dx इफ, हाँ बोलो, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। बाद में करना है क्या? कर सकते, कोई बात नहीं। बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आज मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, बट रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स अपलोडेड है। तुमने कभी ऐसा किया है क्या कि कोई एक वेब सीरीज है 10 एपिसोड एक बैक टू बैक देखे? देखो कभी, अभी नहीं देखा है तो डेरिवेटिव्स के 10 लेक्चर एक बार ऐसे भी स्टंट करो कभी, या नहीं? या फालतू ही स्टंट होते सब? हाँ, अभी अपने को एक एक लेक्चर हर रोज देखने की, उसको भी जमाना हो गया ना बता के। 2 महीने हो गए रहेंगे, 2 महीने तो आराम से हो गए। देखे क्या अभी तक अपन पूरे लेक्चर 2 बार देखे? पक्के? ठीक है, देखो भाई, जिसकी जिसकी ईमानदारी है कि नहीं? तो अब तो करो कंप्लीट, अगर अभी नहीं कंप्लीट किया तो कल ये कंप्लीट करेंगे हम लोग ये चैप्टर। एंड इसके बाद में क्या है? एलआर। देखो लॉजिकल, वापस बता दूं, सुनो 1 मिनट। लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क अपने जेब में एकदम, वो तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? थैंक यू वेरी मच बच्चों।